नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि मैंने अनाउंस किया था कि आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12th बिहार बोर्ड का मोस्ट पावरफुल बैच जो लास्ट टाइम पे आप सभी बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प करेगा, जो कि ये आधारित होगा बिहार बोर्ड के लेटेस्ट पैटर्न पे, है ना, जिसमें फिजिक्स का दम नहीं दिखेगा, मास्टर का दम नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है या फिर बिहार बोर्ड में पूछा गया है या फिर बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाने की संभावना है। तो एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा वन शॉट जो परफेक्ट बिहार बोर्ड के लिए हो। एक वर्ड होता है रिलेवेंट, है ना। रिलेवेंट का मतलब क्या, न कम न ज्यादा, जो जरूरी है उतना ही का चीज, वो मैंने आप सभी बच्चों को कल जो है अनाउंस कर दिया था और आज से हम लोग जो है सफलता सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस सीरीज को काफी ज्यादा प्यार देंगे, काफी ज्यादा सराहेंगे और काफी ज्यादा शेयर भी करेंगे ताकि बिहार के हर एक बच्चों तक ये सीरीज जो है वो पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए जी, हम लोग अपना जो सफलता सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। इस सफलता सीरीज में आप सभी बच्चों को क्या क्या मिलने वाला है एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोग एक बार क्या करते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद जो है सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस सफलता सीरीज को। ठीक है, तो आज जो है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, है ना, पहला चैप्टर जो है हम लोग का वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स का। ये वन शॉट होगा, मतलब एक ही चैप्टर, है ना, एक ही वीडियो में खत्म होगा। एक चैप्टर एक वीडियो में क्या हो जाएगा भाई लोग, खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाम क्या है, सफलता सीरीज, वन ऑफ द बेस्ट, है ना, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज फॉर बिहार बोर्ड 2025। ये डेट एंड टाइम है आपके सामने, ये रूटीन है सफलता सीरीज का कि कब आपको क्या मिलेगा। ठीक है, कब आपको क्या मिलेगा, तो देखिए ध्यान से। 45 डेज हार्ड चैलेंज, है ना, फॉर सफलता। ठीक है, ये हार्ड चैलेंज जो मैंने रखा है आप सभी बच्चों के बीच, ठीक है, ये 45 दिन जम करके आपको भी मेहनत करना है और ये 45 दिन जम करके हमको भी मेहनत करना है। और उसके बाद जो है फिजिक्स में 70 मार्क्स जो है कोई नहीं रोक सकता है अगर आपकी मेहनत बराबरी की हुई तो, है ना। मतलब जितने एक टॉपर बच्चे मेहनत करते हैं उसके बराबरी का अगर मेहनत करेंगे तो ये जो है कंप्लीट होगा। हालांकि आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका जो भाई है ना, वो आप सभी बच्चों के लिए सारी चीजों को एकदम आसान बना दिया। लैंग्वेज को आसान कर दिया, टॉपिक को आसान कर दिया, कॉन्सेप्ट्स को आसान कर दिया, समझाने का तरीका बहुत प्यारा होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा और एकदम हंसते मुस्कुराते हम लोग जो है सो पढ़ लेंगे। ये आपका डेट एंड रूटीन है। 10 दिसंबर है आज, 10 दिसंबर से सफलता सीरीज स्टार्ट होगा, 21 जनवरी को खत्म हो जाएगा, है ना। आज चैप्टर 1 हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जो अपने पास 13 दिसंबर होगा उसको चैप्टर 2 मिलेगा, फिर 16 दिसंबर को आपको चैप्टर 3 मिलेगा, फिर 19 को आपको क्या मिलेगा, तो 19 को आपको चैप्टर 4। इस तरीके से है, तो आप अपना रूटीन फिक्स कर लीजिए और जिस दिन वीडियो आए उसी दिन आपको पढ़ लेना है। आज चैप्टर 1 कवर कर लीजिए और इस तरीके से सारे चैप्टर्स कवर कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेलीग्राम में हम तो डेट और रूटीन जो है वो शेयर करेंगे ही, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया होगा, तो आप सभी जो है वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये डेट एंड टाइम वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्या है नाम, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र जो है चैप्टर का नाम है। ये पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये किसका पार्ट है भाई लोग, ये पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ना है, और उसके बाद वैद्युत विभव एवं धारिता पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर पढ़ना है। आज जो है सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को। ठीक है ना, वैद्युत विभव एवं धारिता जो है 13 दिसंबर को आपको इसका वन शॉट मिलेगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में टॉपिक क्या है, तो वो टॉपिक का नाम है चार्ज। क्या नाम है, चार्ज जो है उस टॉपिक का नाम है, आवेश जो है उस टॉपिक का नाम है। डोंट वरी, नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना, तो आप लिख करके भी पढ़ सकते हैं या फिर आप पढ़ सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है, और वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। रात के 10 बजे तक नोट्स जो है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना, बोल रहा है आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यह अपने चारों ओर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं इसे महसूस करता है। चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड सेंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। देखिए, अगर यहां पर कोई चार्ज है तो ये बनाता है अपने चारों तरफ एक फील्ड। क्या बनाता है बाबू लोग, एक चारों तरफ अपने एक फील्ड को बनाता है ना। और अगर कोई दूसरा चार्ज इसमें आता है, मान लीजिए कि ये प्लस का चार्ज है और प्लस का, है ना, Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज दूसरा कहीं इसके क्षेत्र में आता है, तो इस पर लगता है क्या, बल लगता है। तो एक चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, एक रुका हुआ चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और एक समान वेग से चलता हुआ आवेश जो है
वो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब दूसरा चार्ज इसमें इंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है, जिसको ये एक्सपीरियंस करता है, जिसको ये फील करता है, वही चीज बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है ना, आवेश के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, आवेश के प्रकार है। इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना। इस चीजों को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला जो प्रकार है आवेश का वो है धन आवेश। पहला जो प्रकार है हम लोग के पास, है ना, आवेश का, वो कौन सा है, धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको समझते हैं। देखो बाबू, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर क्या है अपने पास कोई वस्तु है ना, कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है ना, अपने पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से अगर आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, निकाल दोगे, है ना, तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उस पर प्लस का चार्ज। मतलब जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को जब खो देता है, तो उस पर क्या आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जब, है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तब उस पर क्या आएगा, उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। वही लिखा है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब उस पर धनावेश आ जाता है। When an object gives up electron, it acquired positive charge, है ना। अब पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है, उसमें कुछ कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, जो आप सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है। क्या क्या बातें हैं, तो नोट पॉइंट करके हम आप सभी बच्चों के सामने लिख देते हैं। जो धनावेशित वस्तु होते हैं, है ना, जो धनावेशित वस्तु होते हैं, उनमें, है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कम होती है, और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है बाबू लोग, अधिक होती है। ठीक है, जो धनावेशित वस्तु होती है उसमें। ठीक है, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, देखिए तो धनावेश कब आया, जब इलेक्ट्रॉन चला गया, है ना। मतलब कि जब धनावेशित होगा वस्तु, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ ये खोएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना मास लेकर के जाएगा। इसका मतलब इसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मास क्या हो जाता है बाबू लोग, कम हो जाता है। तो इन बातों को आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए धनावेश का एक दूसरा, है ना, सेंस ऑफ व्यू जो है यहां पर दिया गया है। प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन में कमी धनावेश को दर्शाता है। डिक्रीजेस इन इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन इंडिकेट्स पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से समझिएगा आप सभी। मान लीजिए कि यहां पर सोडियम है, अब ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, 11 और यहाँ पे क्या 23। यहाँ पर मान लीजिए कि सोडियम पर एक आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो आप सभी को बच्चे पता है कि यहाँ भी 11 होगा, यहाँ भी क्या होगा, अपने पास 23 होगा। लेकिन इसके बीच जो डिफरेंस आएगा, वो पता है आप लोगों को कि डिफरेंस कौन सा आएगा। तो डिफरेंस आएगा ऐसा कुछ कि यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, वो भी होगी 11। बट यहां पर देखिए कि परमाणु संख्या तो 11 होगा, प्रोटॉन की संख्या जो है वो भी 11 होगा, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 था। जब एक इलेक्ट्रॉन खो दिया होगा, तब जाकर के इस पर एक पॉजिटिव का चार्ज आया होगा, मतलब -1। दैट मीन्स यहां पर कितना आ जाएगा बाबू लोग, 10 आ जाएगा। और अगर 10 आ गया तो हम बोल सकते हैं ना कि देखिए प्रोटॉन की अपेक्षा, है ना, प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन में क्या आ गया, कमी आ गया। वही लिखा है, प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन में कमी धनावेश को दर्शाता है। प्रोटॉन तो दोनों जगह बराबर है, बट यहां पर प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन है जब न्यूट्रल है तब। बट जब चार्ज आ गया, है ना, तो जो अपने पास चार्ज, है ना, एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, है ना। अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं किसको, ऋण आवेश को, निगेटिव चार्ज को। देखिए आपके समय का मुझे बहुत कद्र है, इसीलिए मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल रहा हूं। ये लाइव नहीं है, लाइव के जैसा दिख रहा होगा आप लोग को, बट मैं इसको लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं रिकॉर्ड करके ना इसको यूट्यूब का एक अपने पास तरीका आता है प्रीमियर करना, उसमें, है ना, अपलोड कर रहा हूं, जिससे आपको लाइव जैसा लग रहा है, बट मैं इसको पहले ही बना लिया हूं वीडियो को। ठीक है, चलिए, और हर दिन आपका एक चैप्टर का वीडियो ओपन होगा। ठीक है, जो डेट मिला है आप सभी को, उस डेट को जो है ना, जो आप लोग को डेट मिला है, उस डेट को जो है एक वीडियो जो है वो खुलेगा, ओपन होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना है। ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, अपने पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, है ना, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा बाबू लोग, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। वही बोल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स, है ना, इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहां भी कुछ नोट पॉइंट है जो हम लोग को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। नोट पॉइंट क्या है, आइए और बाबू लोग आप लोग समझिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर ए, जो निगेटिवली चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, और प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो कम होगी। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा। इसका उल्टा हो गया कहाँ पे, यहाँ पे। और दूसरी बात देखिए, तो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो अपना मास लेकर के आएगा, इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो अपना मास लेकर के आएगा। दैट मीन्स निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान पर भी प्रभाव पड़ता है। द्रव्यमान या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। निगेटिव चार्ज करेंगे तो बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो द्रव्यमान जो है वो घट जाएगा। ठीक है, चलिए जी अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। एकदम क्वालिटी फुल लेक्चर मिलेगा, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होगा, है ना। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास भी मिलेगा आप सभी को, रूटीन के अनुसार क्लास मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। और 45 दिन, है ना, यह हार्ड चैलेंज आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं नया टारगेट, मैं नया चैलेंज आपको दे रहा हूं, है ना। ये जो हार्ड चैलेंज लिखा है इसका मतलब क्या है, 45 दिनों में 15 चैप्टर हम लोग को अच्छे तरीके से कवर करने हैं। और कवर अगर कर रखे हैं तो रिवाइज करने हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पहलू अपने पास निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का बोल रहा है क्या, कि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन में अधिकता ऋण आवेश को दर्शाता है। एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन इंडिकेट्स नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्लोरीन, है ना, क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा ही शानदार है। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन का जोड़ी जो है बड़ा मस्त रहता है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ क्लोरीन है 17, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 35 होगा, है ना। और ये उदासीन है अभी, ठीक है, ये क्या है, उदासीन है। यहाँ पर है क्लोरीन, ठीक है, 17, और यहाँ भी क्या होगा 35 होगा। मान लीजिए इस पर एक निगेटिव का चार्ज आ गया। क्या आ गया बाबू लोग, एक निगेटिव का चार्ज आ गया। अब देखो कि यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17 होगा। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 17 होगी। इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, यहाँ पर भी 17 होगी। बट यहाँ पर क्या हुआ होगा कि परमाणु संख्या जो है वो तो होगा 17, प्रोटॉन की संख्या है वो भी होगा कितना 17, बट इलेक्ट्रॉन 17 था। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, तब इस पर एक नेगेटिव का चार्ज आया है। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देना पड़ेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन में क्या आ गई, अधिकता। यहां पर बराबर था बट यहां पर क्या हो गया, अधिक हो गया। वही बोल रहा है प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन में अधिकता ऋण आवेश को दर्शाता है। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी बच्चों को पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और मेरा मकसद है जीरो से शुरू करने वाले भी बच्चे अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर पाए, अच्छे तरीके से वो सारी चीजों को क्या करे, समझ पाए। ठीक है, अब है आवेश के मात्रक एवं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। अब बड़ा जरूरी हो जाता है सीखना कि आवेश का मात्रक क्या है और बीमा क्या है। एसआई यूनिट क्या है इसका, एम्पियर इंटू सेकंड, जिसको हम कूलम कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि चार्ज का जो मात्रक होता है उसको क्या कहते हैं, कूलम। बट ये आया कहां से, तो आप सभी को पता है, क्या पता है कि I बराबर होता है Q बाई T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I का देखिए तो क्या होगा, एम्पियर होगा, क्या होगा, एम्पियर होगा। और T का क्या होगा, तो T का होगा बाबू लोग सेकंड। इसी को हम लोग जो है नाम देते हैं कूलम। इसी का नाम क्या देते हैं हम लोग, इसी का नाम देते हैं कूलम। कूलम इज नथिंग बट एम्पियर इंटू सेकंड। कुलम्ब इज नथिंग बट एम्पियर इंटू सेकेंड। तो अगर एम्पियर अपने पास कुलम्ब अगर ना रहे तो एम्पियर इंटू सेकेंड आपको टिक करके आने हैं। सीजीएस मात्रक इसका ईएसयू, जिसको स्टैट कुलम्ब कहते हैं, या ईएमयू जिसको एबी कुलम्ब कहते हैं, एब्सोल्यूट कुलम्ब, या फिर फ्रैंकलिन भी कहा जाता है इसको। और प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो एम्पियर इंटू आवर या फिर फैराडे होता है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या, जो हम यूज करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल यूनिट जो है करंट का वो तो एम्पियर ही, एम्पियर यूज करते हैं, बट टाइम का जो है हम लोग आवर यूज करते हैं। कैसे, अगर ये क्लास चल रही है, कोई 1 सेकंड लेट आए उसका कुछ छूटेगा क्या, नहीं, तो ये प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। 1 मिनट लेट आएगा तब भी कुछ नहीं छूटना है, लेकिन 1 घंटे लेट आएगा तो बहुत कुछ छूट जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, आवर यूज करते हैं। तो एम्पियर इंटू आवर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, है ना, ध्यान से आप सभी बच्चे देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप सभी को, हॉट पॉइंट आप सभी को बता रहा हूं, क्या है ध्यान से समझना है। ये जो आप देख रहे हैं ना फ्रैंकलिन, है ना, ये जो आप देख रहे हैं क्या, फ्रैंकलिन को देख रहे हैं, या फिर आप देख पा रहे हैं ईएमयू या ईएसयू, ये क्या है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। ये क्या है ना, सबसे, ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है बाबू लोग, ये क्या है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। और यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ना फैराडे, ठीक है, यहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, फैराडे, है ना। फैराड और फैराडे अलग होता है। ठीक है, फैराड जो है धारिता का मात्रक है, फैराडे की बात की जा रही है। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ा मात्रक है किसका, तो ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए जी आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, है ना, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या है, रिलेशंस, है ना। अब रिलेशन कैसा, ये रिलेशन मैथमेटिक्स का नहीं है, या रिलेशन जो है किसी, है ना, व्यक्ति का नहीं है, ये रिलेशन है
आवेश के SI, CGS और प्रैक्टिकल यूनिट के बीच का रिलेशन है। क्या क्या है रिलेशन, आइए जी एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव यहां से निकल करके आते हैं। एक कूलम में 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा यहां से आपसे। क्या पूछा जाएगा, यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। एक स्टैट कूलम में 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। इसको आप उधर भेज दीजिए ना, है ना, तो एक स्टैट कूलम में निकल जाएगा। यहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। 1 एम्पियर इंटू आवर में 3600 सेकंड होता है। 1 फैराडे में लगभग 96,500 कूलम होता है। और यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। एक AB कूलम में 10 कूलम होता है और एक कूलम में 1/10 AB कूलम होता है, या फिर AMU हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं यहां पर जहां से ऑब्जेक्टिव का सारा चीज जो है वो निकल रहा है। तो आप सभी बच्चों को इन तीनों पॉइंट्स को क्या करके रखना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा, यहां तक शानदार, सभी को समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को हो रहा है क्या, कोई परेशानी भी किसी को हो रहा है क्या? आई थिंक नहीं हो रही होगी। आवेश के अन्य मात्रक, अदर, है ना, सम अदर यूनिट ऑफ चार्ज, सम अदर यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखिए कूलम जो है ना आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक है। अगर एक कूलम की बात की जाए तो उसमें 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बहुत बड़ा मात्रक है, इसीलिए इसके कुछ छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जैसे मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम और पीको कूलम का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, नैनो का मतलब होता है 10 के पावर -9 और पीको का मतलब होता है 10 के पावर -12। जैसे बोलेगा कि गधा, है ना, जैसे क्या बोलेगा, गधा माइक्रो कूलम में कितने कूलम्स होंगे, तो कुछ नहीं करना है, गधा को एज इट इज लिख देना है और माइक्रो के बदले 10 के पावर -6 आ जाएगा, कहानी खत्म। जैसे बोलेगा 5 माइक्रो कूलम में कितना कूलम होगा, तो 5 और माइक्रो के बदले 10 के पावर -6 और यहाँ पर कूलम। जैसे बोलेगा क्या कि 15 माइक्रो कूलम में कितना कूलम होगा, तो 15 की जगह 15 और माइक्रो की जगह 10 के पावर -6, यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू लोग, कूलम लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, आवेश के बीमा, डायमेंशन ऑफ चार्ज AT या फिर IT होता है। कैसे निकाला, तो Q इजिकल टू क्या होता है, IT, है ना। तो डायमेंशन अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I का तो I होगा और T का क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा के लिए हम लोग A भी लिखते हैं, तो A और T के जगह पर क्या लिखेंगे, कैपिटल T। तो इस तरीके से हम चार्ज का डायमेंशन भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब आवेश के गुण क्या होते हैं, इन चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है ना, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, है ना, और आप सभी को हम समझा देंगे कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो है एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर हम आपके सामने अभी बोले, है ना, अगर हम आपके सामने अभी क्या करें, बोले, ठीक है, हम क्या बोले आपके सामने, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपके सामने अभी बोले और ये बोले हम, है ना, कि ये अपने पास क्या है, सर्कल है, ये अपने पास क्या है, सर्कल है ना। अच्छा दूसरे कलर से हम ले लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आप सभी को, ठीक है, ज्यादा बेटर जो है आप सभी को समझ में आएगा। अब इसका कलर जो है ना, हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है ना, इसका कलर हम ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। अब देखिए, अगर अपने पास कोई सर्कल है ना, अपने पास क्या है बाबू लोग, कोई सर्कल है, इसमें मान लीजिए ये कोई बंद अपने पास सतह है, ठीक है, सर्कल नहीं, इसको स्फीयर मान लो। इसमें हम बोल दे कि 2 कूलम का आवेश है, ठीक है, कहीं पर -2 कूलम का आवेश है, कहीं पर जो है सो 4 कूलम का आवेश है। तो कुल आवेश जो है वो कितना होगा, ठीक है, कुल आवेश कितना होगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे कि कुल आवेश कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर इसमें जो है +2 कूलम का आवेश है, ठीक है, -2 कूलम का आवेश है, और इसमें जो है +4 कूलम का आवेश है, कट जाएगा सर, 4 कूलम का आवेश है। आपने क्या किया, किसी वस्तु में कुल आवेश का मान निकालने के लिए सभी आवेशों का बीजगणितीय योग कर दिया, माइनस था तो माइनस, प्लस था तो प्लस, बस यही कहलाता है आवेश की योज्यता। मतलब आवेश को हम क्या कर सकते हैं, है ना, तो आवेश को जो है ना, आवेश को जो है कुल आवेश का मान निकालने के लिए हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, है ना, ऐड कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, है ना, कुल आवेश का मान निकालने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, आवेश की योज्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश की योज्यता, ठीक है। वही लिखा है, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान
उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश के इसी गुण को आवेश की योज्यता कहते हैं। आवेश के इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश की योज्यता कहते हैं। द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द algebraic sum of all the charges present in it. This property of charge is called additivity of charge, है ना। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है बाबू लोग? ये कहलाता है additivity of charge। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखे, है ना, तो क्या हो जाएगा? यहां से ये हो जाएगा q net इज इक्वल टू, है ना, q1 प्लस में क्या हो जाएगा q2 प्लस में क्या हो जाएगा q3 प्लस में क्या हो जाएगा डॉट 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 प्लस QN तक हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या कर देते हैं? बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं? तो बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। तो एडिटिविटी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप जानते हैं आवेश का संरक्षण क्या होता है? कई बार मैंने समझाया, आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही इसका विनाश किया जाता है। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. This property of charge is called conservation of charge. और दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिससे द्रव्यमान ना बाहर निकाला जाए, न बाहर का द्रव्यमान अंदर लाया जाए, न ऊर्जा बाहर निकाला जाए, न बाहर का ऊर्जा अंदर लाया जाए। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम्स का जो अपने पास बोल सकते हैं नेट चार्ज होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। हमेशा के लिए क्या होता है बाबू लोग? कांस्टेंट होता है। इसी को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। चलो आगे की तरफ अब हम बढ़ते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण, है ना। नेक्स्ट क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण है। इस चीजों को समझते हैं। आवेश का क्वांटमी, है ना, क्वांटमीकरण, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण, इस चीज को समझते हैं कि क्वांटमीकरण जो है वो क्या है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आप सभी बच्चे हेडिंग बना लीजिएगा, क्वांटमीकरण, ठीक है। क्वांटमी, है ना, करण, ठीक है। नहीं लिख पाए होंगे अंग्रेजी हिंदी इसका, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिख दिए होंगे, ठीक है। चलिए जी अब समझते हैं इसको कि क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण। आप जानते हैं, है ना, आप जानते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब जो है, आप अगर पहले से पढ़ रखे हमसे तो आप जानते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है। क्वांटाइजेशन सिर्फ चार्ज में वैलिड नहीं है, हर चीज में वैलिड है। जब कोई भी चीजों का आदान प्रदान जो है निश्चित मात्रा में हो तो उसको हम लोग क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? उसको हम लोग क्वांटमीकरण कहते हैं, है ना। कहिएगा कैसे सर, बताइए जरा खुल करके, है ना। ऐसे आप कुरकुरे खाते हो तो कुरकुरे का एक पैकेट मिलता है तो फिर दो दूसरा खरीदना पड़ता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। आधा पैकेट तो नहीं मिल सकता ना, कुरकुरे आपको निकाल करके तो नहीं देगा। बिस्लरी का पानी या तो एक मिलता है, नहीं तो दो मिलता है, नहीं तो तीन मिलता है, नहीं तो 1000, नहीं तो 2000, नहीं तो 5000। आधा बॉटल काट के कोई बेचता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। आधा बॉटल काट करके आपको नहीं देगा, कोई नहीं देगा, है ना। उसी को क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग? उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटमीकरण, है ना। तो अब चार्ज में ये कैसे वैलिड है? अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए कि क्या है अपने पास, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये अपने पास क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा, या तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, या तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या चार इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या पांच इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या 1000 या 2000 या 5000 या लाख या 2 लाख 4 लाख 5 लाख। डेढ़ नहीं निकल सकता है ना, 3.5 नहीं निकल सकता है, 1.25 नहीं निकल सकता। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर प्लस का ई चार्ज आएगा, 2 निकलेगा प्लस का 2e चार्ज आएगा, 3 निकलेगा प्लस का 3e चार्ज आएगा, और ऐसे करते करते अगर n इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्लस का Ne चार्ज आएगा। प्लस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तब भी या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, आ रहा है तो माइनस का चार्ज लेके आएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा, या फिर n इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस का Ne। तो यहां से क्या बोल सकते हैं? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne, जो क्वांटमीकरण का क्या है? फॉर्मूला है। जहां पर E का मान जो है कितना होता है? तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कुलम्ब होता है, ठीक है। कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कुलम्ब होता है। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जैसे क्वांटमीकरण का मतलब आप रियल लाइफ से भी समझ सकते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है ना, वो प्यार करता है ना, तो आप बोले क्या कि बताओ भाई तुम कितना से प्यार करता है? कहेगा भाई प्यार है एक ही से ना होता है, तो हम करते हैं एक से प्यार। कहेगा नहीं नहीं तुम्हारा अच्छा वाला दोस्त है, बताओ कितना से प्यार करता है? तो कहेगा 2 गो से। कहेगा यार भाई अच्छा वाला दोस्त है, थोड़ा और खुल के बताओ, है ना। तो 3 गो से। थोड़ा और खुल के बताओ, 4 गो से। थोड़ा और खुल के बताओ, तो कहेगा 5 गो से। तो प्यार 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है।
आधा गो से नहीं होगा, सवा गो से नहीं होगा, 1.5 गो से नहीं होगा, 2.5 गो से नहीं होगा, दैट इज क्वांटाइजेशन, है ना। अच्छा सर, आप समझ में आ गया सर, है ना। तो ये क्या है, क्वांटमीकरण। अब इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, किसी वस्तु पर जो कुल आवेश का मान होता है ना, वो इसमें जो इसके मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। अब देखिए ध्यान से, मूल आवेश क्या है, ये जो ई देख रहे हो ना आप, ये जो आप क्या देख रहे हो, ई देख रहे हो, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो इसी को कहते हैं मूल आवेश, है ना। ये जो आप ई देख पा रहे हैं, ये ई क्या है, तो ई को कहते हैं मूल आवेश, है ना, मूल आवेश, जिससे छोटा आवेश किसी भी वस्तु पर संभव नहीं है। यही है क्या, तो यही है फंडामेंटल, है ना, यही है अपने पास फंडामेंटल चार्ज, है ना, यही क्या है अपने पास, फंडामेंटल चार्ज। बोले कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। आवेश का यही गुण आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ द बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज दैट मींस E. This property of charge is called quantization of charge। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, है ना, हम लोग टॉपिक की तरफ अब मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। और भाई साहब, है ना, यहाँ पर कैमरा जो है अपने आप जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा जो है फिक्स कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। आई थिंक अब जो है ये फिक्स हो गया होगा, है ना, आई थिंक अब ये फिक्स हो गया होगा। ठीक है, चलिए फिक्स हो गया ये, हाँ भाई साहब, है ना, इसका भी इलाज जो है वो हो गया। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पर, क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप सभी बच्चे ध्यान से और बनाएंगे। बोल रहा है एक उदासीन वस्तु से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो वस्तु पर आवेश की गणना करें। फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी, है ना। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है अपने पास, कोई एक ऑब्जेक्ट है ना। इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 10 के पावर 6। तो बोल रहा है क्या, वस्तु पर आवेश की गणना करें। तो n का मान कितना, तो n कितना, 10 के पावर 6 निकाल दिया। तो q इजिकल टू क्या होता है, निकाल दिया है तो प्लस का चार्ज आएगा, तो प्लस माइनस है नहीं तो प्लस यूज करेंगे, n e। तो q इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस n का मान कितना होगा, 10 के पावर 6, e का मान कितना, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कुलम। तो q बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 1.6 गुना 10 के पावर, है ना। देखिए यहां से 6 घटेगा, माइनस का 13 कुलम्ब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और ऐसे सवाल जो है आपके, है ना, एग्जामिनेशंस में भी आए हैं, ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशंस में भी आए हैं। डिक टू सेम, है ना, मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन है। और ये चीज जो है हम सफर बैच वाला में हम करवा दिए हैं। ठीक है, आपको जो है जनवरी में ही करवा दिए होंगे, ठीक, फरवरी में। ठीक है, चलिए यदि किसी पिंड में 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाए तो उस पर आवेश की गणना करें। कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट, है ना। अब इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो q इजिकल टू क्या लगाना होगा, ऐड करेंगे तो माइनस का चार्ज आएगा, है ना। अगर ऐड करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, तो एन ई, है ना। तो q इजिकल टू, ठीक है, माइनस का एन ई यूज करेंगे, तो q इजिकल टू माइनस, देखिए ऐड कर रहे हैं कितना, 10 के पावर 5, ई का मान कितना, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कुलम। तो q इजिकल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 1.6 गुना 10 के पावर, देखिए ये घट जाएगा, है ना, तो घट करके कितना आएगा, माइनस का 14 कुलम आएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। बोल रहा है गणना करे कि अब किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं ताकि उस पर 1 कूलम का आवेश हो सके। कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी सो दैट इट मे हैव चार्ज ऑफ 1 कूलम, है ना। अच्छी बात है जी, है ना। बोल रहा है चार्ज कितना आना चाहिए, तो चार्ज जो है अपने पास, ठीक है, क्यू जो है अपने पास वो कितना आ जाना चाहिए, 1 कूलम आ जाना चाहिए। ठीक है, कितना, 1 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि Q इजिकल टू क्या होता है, N इंटू E, है ना। तो इसीलिए अपने पास N बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, N बराबर Q बाई E लिख सकते हैं। तो N बराबर Q का मान कितना, 1 कूलम, E का मान कितना, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा, ठीक है, कूलम से कूलम कट जाएगा, तो N बराबर क्या आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 19 आ जाएगा। मात्रा कुछ भी नहीं क्योंकि नंबर है। अब देखिए ये हटेगा तो यहाँ से 0, ये कट जाएगा तो ये 5 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 8। इसमें आप भाग दोगे तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, प्लस का 19 आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर, देखिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 6.25
इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये आपका है आंसर, ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है, ये आपका उत्तर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है बाबू लोग, उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ना, हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है समान आवेशों में विकर्षण बल एवं असमान आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स इन लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स इन अनलाइक चार्जेस। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बोल रहा है क्या, चलिए लिख देते हैं इसको भी। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर एक प्लस का चार्ज है और इससे कुछ दूरी पर जो है ना, इससे कुछ दूरी पर जो है अपने पास दूसरा प्लस का चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, है ना। माइनस है, यहां पर भी अपने पास माइनस है, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। अगर प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे। अगर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये बातें आप सभी बच्चे जो है सो जानते हैं, है ना, ये बातें आप सभी बच्चे जो है अच्छे तरीके से बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पर काम कर रहा है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स जो है काम कर रहा है। यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कार्य कर रहा है, वो काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब आवेश पर गति का प्रभाव नहीं पड़ता है, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सुंदर पॉइंट है ये, देखिएगा। बोल रहा है स्पीड डज नॉट अफेक्ट चार्ज। अगर कोई चार्ज है यहाँ पर, है ना, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम का, और ये अभी कुंजी में है तो रेस्ट में है ना। अगर मान लीजिए कि ये मोशन में आ जाए, ठीक है, ये किस में आ जाए, ये आ जाए मोशन में, है ना, ये किस में आ जाए बाबू लोग, ये मोशन में आ जाए, तब इस पर चार्ज कितना होगा, तब भी इस पर 10 माइक्रोकूलम का ही चार्ज रहेगा। रीजन बिहाइंड कि अपने पास जो चार्ज होता है, ठीक है, वो स्पीड से अफेक्ट नहीं होता है। बट यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, आप सभी बच्चे अब समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक अब नया टर्म जो है वो डिफाइंड होगा, यहाँ पर जो है एक नया टर्म वो डिफाइंड होगा, और उस नए टर्म का नाम होगा विशिष्ट आवेश। क्या नाम होगा, विशिष्ट, है ना, विशिष्ट आवेश जो है, विशिष्ट आवेश उस टर्म का नाम होगा। स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू लोग इसको, स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक चार्ज हम लोग कहते हैं। और ये स्पेसिफिक चार्ज नामक शब्द जो है, इसका मतलब क्या है, जब आप किसी भी आवेश को, है ना, जब आप किसी भी आवेश को, जब आप किसी भी चार्ज को उसके मास से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हो बाबू लोग, उसके मास से, उसके द्रव्यमान से क्या कर देते हो, उसके द्रव्यमान से भाग दे देते हो, है ना, मास से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। आप सभी बच्चों के लिए HW है, होमवर्क है कि इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन का, चलिए हम क्वेश्चन पूरा लिख ही देते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा, ये आप सभी को कमेंट करके बताने हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताने हैं। विशिष्ट आवेश, है ना, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा, ये आपको बताने हैं, है ना। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। आप सभी बच्चों को ये कमेंट करके बताने हैं और अच्छे तरीके से बताने, है ना। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालेंगे, ऊपर में चार्ज रख देंगे, नीचे मास, है ना। आप जो है कैलकुलेट कीजिएगा, जो आंसर है वो आ जाएगा, जो आंसर है वो क्या होगा, आ जाएगा। नेक्स्ट, आवेश पर, है ना, गति का प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा जी, सेम पॉइंट आ गया था, कोई बात नहीं। 6, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर भी प्रभाव पड़ता है। चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट आल्सो अफेक्ट्स इट्स मास। सही बात है, आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो उसका मास जो है वो डिक्रीज करेगा, जब निगेटिव चार्ज लाओगे तो इसका मास जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो बढ़ या घट सकता है, ये बात को आप लोग क्या करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, चालक को दिया गया आवेश उसके सतह पर वितरित हो जाता है। द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, है ना। एक चालक को दिया गया जो आवेश होता है वो उसके पूरे सतह पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, ठीक है, उसके पूरे सतह पर क्या हो जाता है, वितरित। जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये कोई, है ना, स्फीयर है, यहाँ पर हमने चार्ज दे दिया। अगर ये कंडक्टर है ना, अगर ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, तो कुछ समय के बाद देखने को मिलेगा कि चार्ज जो है इसके पूरे सरफेस पे क्या हो चुका है, वितरित हो गया है। कब, जब ये कंडक्टर होगा तब, है ना, जब ये कंडक्टर होगा तब। अगर इंसुलेटर हुआ तब से, कुचालक हुआ तब, तो जहां देंगे वहीं पर आवेश रहेगा, जहां देंगे वहीं पर क्या रहेगा, आवेश रहेगा। नेक्स्ट, है ना,
विराम आवेश, देखिए इसको याद कर लीजिएगा, अब तो आप लोग समझदार हो, बच्चे हो चुके हैं ना। विराम आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एवं त्वरित आवेश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। अ रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड, a charge moving with a uniform velocity produces an electromagnetic field and an accelerated charge produces an electromagnetic wave। इस चीज को याद रखना है आप सभी को कि अगर चार्ज सिर्फ रेस्ट पर होगा, ठीक है, रेस्ट पर होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा? बनाएगा। चार्ज जब भी कांस्टेंट से जा रहा होगा, ठीक है, भी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा एंड मैग्नेटिक फील्ड को भी बनाएगा। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, है ना, चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड जब होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी बनाएगा एंड, है ना, एंड ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो भी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको भी ये क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा, है ना। चार्ज के बारे में पहले बेसिक बातें जो भी है अच्छे तरीके से हम लोग सीख लेते हैं। ये वन शॉट जो है बोर्ड के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बच्चों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है पूरे क्लास को अच्छे तरीके से देखिए और नोट्स जो बना रखे हैं पहले, अच्छी बात है, रिवाइज कीजिए। और जो लोग अगर नए हैं तो इसका नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए आवेशन की विधियां, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना एग्जामिनेशन के लिए, बट फिर भी सीख लीजिए। ये मेथड जो है इंसुलेटर्स के लिए होता है, ठीक है, ये किसके लिए होता है? इंसुलेटर्स के लिए होता है। ये कुचालक के लिए, है ना, ये कुचालक पदार्थों के लिए मेथड होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में हम घर्षित करते हैं, है ना, रगड़ते हैं, ठीक है, तब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? यही कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उससे निकलता है जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अगर दो ऑब्जेक्ट है अपने पास, मान लीजिए लेट अस सपोज, है ना, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ये ऑब्जेक्ट ए है और ये क्या है? बी है। हम इन दोनों को आपस में खूब रगड़े, है ना, इन दोनों को आपस में खूब रगड़ दिए, ठीक है, तो कुछ क्या हुआ? कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके ए से कहां चला गया? बी में। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन ए से निकल करके कहां चला गया? बी में। तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ए पर पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, और बी पर नेगेटिव इसीलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आया है। ठीक है, और हमको इस सीरीज पर बहुत प्यार चाहिए, तभी ये सीरीज जो है सफल हो पाएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स जो हैं, है ना, इतने ज्यादा होना चाहिए कि मैं सेकंड वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहूं और मेरा एनर्जी जो है अभी से भी हाई रहे जब मैं इसका पार्ट 2 शूट करूं, है ना, मतलब कि जब दूसरे चैप्टर्स का मैं वीडियो जो है वो शूट करूं, ठीक है, तब मेरा एनर्जी और हाई रहना चाहिए। तो ये लेक्चर जैसे ही आया कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है सो आग लगा दीजिएगा, है ना। और अभी जानते हैं कि पूरा एकदम रोकने की कोशिश की जा रही है और भी कोशिश की जाएंगी। तो आप सभी बच्चे से इतना ही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हम आप सभी बच्चों के बीच जो है ना, लंबे समय तक बने रहे। क्योंकि चैनल पर लगातार रिपोर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा रिपोर्ट अगर किया जाएगा तो दिक्कत, लेकिन हाँ, जब आप इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, लाइक्स और कमेंट्स आप करेंगे, ठीक है, तब जो है ना, ये चीजें जो है नॉर्मलाइज होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ अब हम लोग जो है सो बढ़ते हैं, है ना। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीजों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ये क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ये फॉलो करता है, सीओसी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अब है आवेशन की विधियां में चालन द्वारा आवेशन। देखिए ये सुचालक के लिए होता है, किसके लिए होता है? तो ये सभी जो है सुचालक के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? ये सुचालक पदार्थों के लिए आते हैं। ये जो है कंडक्टर्स के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? कंडक्टर के लिए आते हैं। अगर एक उदासीन है दूसरा आवेशित है, उसको में अगर हम एक तार की सहायता से उसको हम जोड़ दे या फिर उन दोनों को नॉर्मली भी संपर्क में ला दे, है ना, तो जो उदासीन है उस पर भी आवेश आ जाएगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा? चालन कहलाएगा। अगर डिटेल पढ़ना हो तो पीछे लिखा हुआ था, आप पढ़ सकते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन, न्यू एनसीईआरटी जो है इस टॉपिक को हटा दिया है, बट फिर भी, है ना, एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। ये भी है किसके लिए? तो ये भी है कंडक्टर के लिए ही। फर्क सिर्फ इतना है कि कंडक्शन में हम संपर्क में लाते हैं, इसमें बेहद पास लाते हैं, संपर्क में नहीं लाते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब है हम लोगों के पास आवेश घनत्व। कहोगे सर इतना ज्यादा टाइम जो है चार्ज पढ़ाने में लगाओगे तो बाकी टॉपिक कब पढ़ाओगे? लगभग 38 मिनट हो चुके हैं सर, है ना, 38 39 मिनट, और अभी तक आप चार्ज ही पढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं बाबू, है ना।
ध्यान से समझते रहना है बस, ठीक है। आपको मैं 2.5 से 3 घंटे में लेक्चर खत्म करके दूंगा, ठीक है। चलिए, अब है अपने पास, है ना, आवेश घनत्व, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है समझिए, रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब लंबाई में आवेश का वितरण होता है तो उसको रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग उसको? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। जब लंबाई में आवेश का क्या होता है, वितरण होता है, तो उसको हम लोग रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास, है ना, मान लीजिए कि अपने पास जो है ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने क्या किया, इसमें मैंने बहुत सारा प्लस चार्ज जो है वो भर दिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, बहुत सारा प्लस चार्ज भर दिया, और इसका लेंथ जो है मान लीजिए कि वो L है। इसका लंबाई कितना है बाबू लोग, इसका लंबाई जो है वो L है, और इसमें हमने चार्ज दिया कितना, तो इसमें चार्ज दिया हमने Q। तो हम क्या बोल सकते हैं कि L लंबाई में आवेश कितना है, Q है। तो एकांक लंबाई में कितना होगा, तो एकांक लंबाई में हो जाएगा Q/L। यही एकांक लंबाई में जो आवेश का वितरण होगा उसको रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे। लेमडा से दिखाएंगे तो लेमडा बराबर क्या हो गया, Q/L हो गया, ठीक है। Q/L हो गया, है ना। तो ये अपने पास क्या है, रैखिक आवेश घनत्व, जो कि कुल आवेश बट्टा कुल लंबाई के बराबर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर आपका मन हो, अगर आपका क्या हो, अगर आपका मन हो तो आप छोटे से लंबाई में भी निकाल सकते हैं। छोटे से लंबाई dl में आवेश होगा छोटा सा कितना, dq। तो आप लेमडा बराबर क्या लिख सकते हो, लेमडा बराबर लिख सकते हो dq/dl भी आप राइट कर सकते हो, बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है ना। तो dq बराबर आप क्या लिखोगे, लेमडा dl। अगर आपको q चाहिए दोनों तरफ समाकलन करोगे तो q बराबर लेमडा, है ना, समाकलन लेमडा dl भी आपके पास आ जाएंगे, है ना। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो इधर वाली चीजों को देख सकते हैं। बाकी आपके बोर्ड के लिए यहाँ तक एनफ है, तो आप इस चीजों को देख करके आगे बढ़िए। मात्रक क्या होगा इसका, है ना, बीमा क्या होगा इसका, और ये कौन सा राशि होगा। तो ये जो है अपने पास, ठीक है, यह एक अदिश राशि है ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई मात्रक कूलम पर मीटर, है ना। क्यों, क्योंकि लेमडा बराबर क्या होता है, तो लेमडा बराबर होता है Q/L। तो लेमडा बराबर चार्ज का क्या, कूलम, और लेंथ का क्या, मीटर। तो कूलम पर मीटर इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, तो कूलम का IT या फिर AT, और L का क्या, तो L, है ना, मीटर का क्या L, और पावर -1 है तो -1 दे दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को हम लोग जो है सो क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे अगर आप सभी जो है सो मान लीजिए कि ये अपने पास कोई A क्षेत्रफल वाला सतह है जिसमें हमने Q आवेश भर दिया। इसमें हमने क्या भर दिया बाबू लोग, इसमें जो है सो हम लोगों ने, है ना, ये इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, A है, और इसमें हम लोगों ने चार्ज भर दिया कितना, Q। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A क्षेत्रफल में आवेश कितना है, तो A क्षेत्रफल में जो आवेश है वो Q है, ठीक है। तो एकांक में कितना होगा, एकांक में होगा Q/A, है ना। एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश वितरित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, Q/A, मतलब कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल। अगर आपका मन हो, अगर आपका मन हो तो आप छोटे से एरिया, है ना, छोटे से एरिया को dA बोल दो इसमें आवेश dq है। आप जो है सिग्मा को, है ना, आप जो है सिग्मा को लिख सकते हैं dq/dA भी लिख सकते हैं, ठीक है। dq/dA भी आप लिख सकते हो। dq निकालना होगा यहाँ से तो क्या लिख सकते हो आप लोग, तो dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA, है ना। तो q इज इक्वल टू क्या, यहाँ से समाकलन सिग्मा इंटू क्या, तो dA, सिग्मा इंटू क्या, dA। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसके भी, है ना, डिटेल में हम लोग जाएंगे। अब इसके भी डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यह भी एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। चार्ज अपॉन एरिया है, और बीमा कुछ नहीं, बस सब कुछ सेम होगा। L पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आयतन आवेश घनत्व, अब क्या है, आयतन आवेश घनत्व है। तो इस चीजों को भी हम लोग सीखते हैं कि भाई आयतन आवेश घनत्व जो है ये क्या होता है, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व जो है ये क्या होता है ना। तो मान लीजिए कि वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम भी यहाँ पर अब क्या होगा, चाहिए होगा, है ना। वॉल्यूम भी अपने पास यहाँ पर क्या होगा, चाहिए होगा। तो उसको हम कैसे बनाएं, उसको हम कैसे बनाएं, चलिए जी, है ना, यहाँ पर जो है क्यूब बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक हम लोग जो है सो क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग क्या कर लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या बना लेते हैं, क्यूब को बना लेते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्यूब को बना लेते हैं। ये अपने पास कोई क्यूब है ना, जिसका वॉल्यूम मान लेते हैं कितना होगा, तो वॉल्यूम जो है जिसका अपने पास, ठीक है, वॉल्यूम जो है जिसका अपने पास वो कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम मान लेते हैं V होगा, है ना। तो मान लीजिए कि एक क्यूब है अपने पास, है ना, और इसमें Q आवेश भर दिया हम लोगों ने। इसमें कितना आवेश भर दिया हम लोगों ने, तो इसमें जो है
सो हम लोगों ने Q आवेश भर दिया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने भर दिया कितना आवेश, तो इसमें हम लोग जो है Q आवेश भर दिया। इसका आयतन कितना है, V है ना। इसका आयतन कितना है, V है ना। V है सर या V है, V है ना। इसका आयतन V है, इसमें भर दिया Q आवेश। क्या बोलेंगे, V आयतन में आवेश कितना है, V आयतन में जो है सो Q आवेश है, तो एकांक में कितना होगा, एकांक में होगा Q बाय V, है ना। एकांक आयतन में जो आवेश होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को जो है बाबू लोग हम लोग, है ना, इसी को जो है सो हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो इसको रो से दिखाते हैं, तो रो बराबर हम क्या बोल सकते हैं, Q बाय V, मतलब कुल आवेश बट्टा कुल आयतन, ठीक है। कुल आवेश बट्टा क्या बोल सकते हैं, कुल आयतन। और अगर आपका मन हो तो आप छोटे से आयतन dV में, है ना, छोटा सा चार्ज मान लोगे dq, और इसको आप लिख सकते हो क्या, तो रो बराबर dq बाय dv भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और अगर dq निकालना हो तो आप लिखोगे रो, यहां से dv, क्यों निकालना है, समाकलन कर दोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, समाकलन रो dv हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इसको भी देख सकते हो, अदरवाइज यहां से आपका काम जो है वो बन जाएगा, यहां से जो है आपका काम वो चल जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आवेश का आयतन आवेश घनत्व जो है उसका डिटेल देखिए। यह एक अदिश राशि है ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका SI मात्रक कूलम पर मीटर क्यूब होता है। बीमा में बस L⁻³ हो जाएगा। बाकी सारी चीजें जो हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है कूलम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो है कूलम का नियम। तो अब इस चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, है ना। कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। अब देखिए कूलम्स लॉ होता क्या है, इन चीजों को हम लोग समझते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक आवेश है Q1, यहाँ एक आवेश है Q2, दोनों मान लीजिए प्लस है। ये इसको विकर्षित कर रहा है, ये इसको विकर्षित कर रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स होंगे। मैग्नीट्यूड में जो फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा। बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। बट इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, अच्छा F12 F21 का खेल समझ में आ रहा है ना। F से जो सटा होगा उस पर बल लग रहा है, जो उससे सटा होगा वो बल लगा रहा है। इसमें जो लगने वाला बल है, ठीक है, वो समानुपाती होता है। मैं पेज ले लेता हूं न्यू, है ना। इसमें जो लगने वाला बल है वो समानुपाती होता है दोनों आवेश के, है ना, परिमाण के गुणनफल के। और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इनके बीच के दूरी के स्क्वायर के। अगर मिला दे तो F समानुपाती मॉड Q1 इंटू Q2 बट्टा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में क्या होगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ये है कूलम्स लॉ, है ना। ये क्या है, कूलम्स लॉ है, ठीक है। ये क्या है बाबू लोग, कूलम्स लॉ है। अब कहिएगा ये कूलम का नियम कैसे सर, कूलम का तो नियम होता है, ये हटा दीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से मॉड Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये कूलम का नियम होगा सर, नहीं होगा, है ना। ये कूलम्स फॉर्मूला है। देखिए ना नियम क्या बोला है, नियम बाबू लोग क्या बोला है, इस नियम के अनुसार लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ, है ना, बोथ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इक्वल थोड़ी बोल रहा है, नहीं ना। तो ये क्या है अपने पास, ये है कूलम्स फॉर्मूला। ये क्या है बाबू लोग, ये है कूलम्स, कूलम्स, है ना, फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, कूलम्स फॉर्मूला। और लॉ जो होता है, नियम जो होता है वो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती ही बताता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ही बताता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जो पहले से लिखी गई है, आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए इसको। बोल रहा है जहां के कूलम नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। अगर हम बात करें हवा के लिए, है ना, देखिए प्रीवियस जो फॉर्मूला है उसी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रीवियस फॉर्मूला से, है ना। हवा के लिए बात करें तो के का मान 1/4πε0 होता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है ना। और अगर हम बात करें, है ना, ε0 क्या है, तो हवा या निर्वात का विद्युतशीलता है। और अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें, ठीक है, कि ε0 का मान क्या होता है, तो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो हवा के लिए कूलम का नियम क्या लिख सकते हैं, तो हवा के लिए कूलम का नियम क्या लिखेंगे, के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। माध्यम के लिए, है ना, अब क्या है, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक आपेक्षिक विद्युतशीलता यहाँ पर बढ़ा देते हैं, के बराबर 1/4πε0, और एक एक्स्ट्रा, है ना, परमिटिविटी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एप्सिलॉन R, जहां पर क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसका मान हवा के लिए 1 होता है।
पानी के लिए 80 से 81 और धातु के लिए कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो मीडियम के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 एप्सिलॉन आर, है ना, इंटू Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। के जगह पर वहां पर हवा के लिए वो लिखा, है ना, माध्यम के लिए ये लिखा। अब देखिए ये पूरा मसाला जो है ना, आप अगर ठीक से देखेंगे तो ये पूरा मसाला जो है किसी के बराबर लग रहा है। हाँ जी सर, ये FA के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि FM जो है वो किसके बराबर है, FA बट्टा एप्सिलॉन आर के। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो FM बराबर और क्या बोल सकते हैं, FA, और बट्टा में हम K भी राइट कर सकते हैं। K भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं बाबू लोग, लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग को समझनी काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे FA ये होता है, FM ये होता है, मैंने बता दिया। FM बराबर ये, और क्या लिख सकते हैं, FM बराबर FA बट्टा K। आप एप्सिलॉन आर का बात करो या K का बात करो, दोनों क्या है, सेम है। FA वैद्युत बल इसका नाम होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका नाम कुलम्ब बल, कुलम्ब्स फोर्स भी होता है, या संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स भी इसको कहते हैं, या केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है अबाउट के के बारे में कुछ जानकारियां। के का मान हवा में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कुलम्ब स्क्वायर होता है। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, है ना। SI मात्रक जो है ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। बीमा जो है ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आसान आसान बातें हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं। क्या क्या है पता है, जिसमें रेड लगा हुआ है, रेड लगा के स्टार, ये सब ऑब्जेक्टिव वाला बात है। ललका वाला, स्टार वाला, सब ऑब्जेक्टिव वाला क्या है, बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, है ना। कूलम्ब के नियम के सदिश रूप से, है ना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, एक डेरिवेशन कोई भी नहीं पूछेगा, तो आप सिंपल याद रख सकते हैं कि जो अपने पास F है, जो अपने पास क्या है, जो अपने पास F है ना। मैं पेन चेंज करके देखता हूँ, शायद अगर अच्छा लिखा जाए, और है ना, इस पेन से लिख करके देखता हूँ। जो अपने पास क्या है बाबू लोग, F है, वो किसके बराबर होगा, तो F अपने पास होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 बट्टा आर स्क्वायर। वाकई इससे अच्छा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, तो ये है स्केलर फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, ये है स्केलर फॉर्म, है ना। ये क्या है, स्केलर फॉर्म है। ठीक है, तो मैं इस पेन से अब लिखता हूं, इसको साइड कर देता हूं, ब्लैक वाले को। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म है। बट वेक्टर फॉर्म की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे F वेक्टर 1/4πε0 Q1 × Q2 बट्टे यहां से क्या, तो आर स्क्वायर इंटू में आर कैप लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, आर कैप। ये क्या है, तो वेक्टर फॉर्म है ना। ये क्या है बाबू लोग, ये है अपने पास वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। या फिर आप जानते हैं कि आर कैप यूनिट वेक्टर है, तो पूरा वेक्टर बट्टा इसका मैग्नीट्यूड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा वेक्टर बट्टा इसका मैग्नीट्यूड। तो सिंपल इस फॉर्मेट को क्या लिखेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2 बट्टे आर स्क्वायर। और यहां से देखिएगा, यहां से आर वेक्टर बट्टा आर होगा, तो हम इस सब को हटा कर क्या समगर्ते, है ना, मतलब सामूहिक रूप से क्या लिख सकते हैं, आर क्यू, यहाँ वेक्टर आर। ध्यान रखना है बस, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा आपसे, है ना। ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे ये क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है बस इतना सा बात आपको। कैप रहेगा तो स्क्वायर होगा, वेक्टर रहेगा तो क्यू। हाँ, यहाँ एक और खेल खेल सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, 1/4πε0 Q1 × Q2, अब बट्टा में देगा मॉड वेक्टर आर का क्यू। अरे भाई दोनों सेम है, तन्नी सा अंतर है, बाकी दोनों क्या है, सेम है। और सेम यहाँ पर भी क्या कर सकता है, मॉड वेक्टर आर का स्क्वायर कर सकता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स हैं। इन सभी को आप सभी बच्चे जो है एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से और अच्छे से जो है माइंड में रखिएगा, है ना। इन सभी पॉइंट्स को आप सभी बच्चे जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, आइए इसको समझिए। देखिए, बहुत सारे आवेश के कारण, जब अगर किसी एक आवेश पर हमको बल निकालना हो, बहुत सारे आवेश के कारण क्या करना हो बाबू लोग, किसी एक आवेश पर अगर बल निकालना हो, है ना, तो हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, और अध्यारोपण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, है ना, ये दर्द करने लगा, माइक लगाए, है ना, कोई बात। बहुत सारे आवेश के कारण अगर एक आवेश पर बल निकालना हो तो कुछ नहीं करते हैं, F नेट को हम निकाल लेते हैं, है ना। सभी आवेश के कारण अलग अलग जो है फोर्सेस निकालेंगे और उसका वेक्टर सम कर देंगे। उसका क्या करेंगे बाबू लोग, उसका वेक्टर सम जो है हम लोग कर देंगे, है ना। तो जो अपने पास नेट फोर्स है वो मिल जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे आवेश के कारण
आवेश निकाय के कारण, किसी एक आवेश पर जो बल है वो अलग अलग सभी आवेशों के कारण, है ना, अलग अलग सभी आवेशों के कारण बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, बल के सदिश योग के क्या होता है बाबू लोग, बराबर होता है। यही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो वही लिखा है, आवेश निकाय के कारण किसी एक आवेश पर कुल बल का मान अन्य सभी आवेशों के कारण बल के सदिश योग के बराबर होता है। द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू द सिस्टम ऑफ द चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना। तो ये बात जो है अपने पास ध्यान में आप सभी को रखना है। ठीक है, यह अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब है विद्युतशीलता। अब क्या है बाबू लोग, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या है तो आपको पता है, विद्युतशीलता जो है ये माध्यम का गुण होता है। विद्युतशीलता क्या होता है, माध्यम का गुण होता है, जिसके कारण यह उसी माध्यम में लगने वाले बलों का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, उसी माध्यम में लगने वाले बलों का क्या करेगा, विरोध करेगा, है ना। विद्युतशीलता जो है किसी माध्यम का वह गुण है जो उसी माध्यम में लगने वाले बल का क्या करता है, विरोध करता है। तो वही बात लिखा गया, विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जिसके कारण यह उसी माध्यम में बल का विरोध करता है। परमिटिविटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच इट अपोजेस, है ना, इट अपोजेस द फोर्स इन द सेम मीडियम। तो ई बराबर क्या है, ई नॉट, है ना, या एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या फिर ई बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की जगह पर के भी रखते हैं। के को परावैद्युतांक कहते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जहां पर अगर हम बात करें ई का, तो ये क्या है, यह किसी माध्यम का, है ना, ये क्या है, किसी माध्यम। ठीक है, यह है अपने पास क्या, किसी माध्यम का विद्युतशीलता। ठीक है, किसी माध्यम का विद्युतशीलता है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिएगा। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये है हवा या निर्वात। ठीक है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है ना। यह क्या, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, विद्युतशीलता है ना। और एप्सिलॉन आर क्या है, तो ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये क्या है, आपेक्षिक, है ना, ये है अपने पास आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो है 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका मान भी इंपॉर्टेंट है, मात्रक भी इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मिनिमम होता है, ये क्या होता है, ये मिनिमम होता है। सबसे कम परमिटिविटी जो है हवा या निर्वात का ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, और आपेक्षिक विद्युतशीलता की तरफ चलते हैं। ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, 2 नंबर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। आपने देखा, अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि एप्सिलॉन बराबर क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बराबर होगा एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। एप्सिलॉन बट्टा क्या हो जाएगा बाबू लोग, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, है ना, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो, एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप सभी बच्चों को, है ना, यहाँ से आप सभी बच्चों को ध्यान से समझते रहना है और ध्यान से हर चीज जो है ना, हर चीज जो है वो कवर करते रहना है। अब देखिएगा आप सभी बच्चे, है ना, अब देखेंगे आप सभी बच्चे कि एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवा या निर्वात में विद्युतशीलता। तो क्या बोल सकते हैं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं हवा या निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। रिकॉर्ड इसीलिए कर रहे हैं वीडियो, ताकि लाइव चैटिंग में या लाइव में जो है बहुत सारे लोग अभी आएंगे, निगेटिव कमेंट करेंगे, है ना, और वो जो है ना, वो राजा, है ना, वो रानी बन के आ जाते हैं, तो टाइम वगैरह बहुत परेशान होगा। ठीक है, बर्बाद होगा। इसीलिए जो है सो हम रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, आप आराम से इत्मीनान से देखिए, क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, और डेरिवेशन हम आपको नहीं करवाएंगे 1 शॉट में, एक भी 5 नंबर का डेरिवेशन नहीं करवाएंगे। तो सर ये तो हम लोग के साथ हो गया गड़बड़, है ना, कि 5 नंबर का एक भी डेरिवेशन नहीं करवाइएगा। देखिए डेरिवेशन अगर हम आपको करवाने लगे ना इस 1 शॉट में, तो बहुत लंबा होगा 1 शॉट, जिसकी वजह से आपका हौसला टूटेगा, आप नहीं देख पाइएगा। हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक के सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन का एक ही वीडियो में लाइव ले लेंगे डेरिवेशन का, है ना, एक लाइव में पूरा खत्म डेरिवेशन, पूरा रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, वो लाइव ले लेंगे। और सब 1 शॉट के नीचे जो है लिंक दे देंगे आपको डेरिवेशन का, आप भगा भगा के उसमें टाइमलाइन भी दे देंगे कि यहाँ से यहाँ तक चैप्टर 1 का है, यहाँ से यहाँ तक चैप्टर 2 का है, यहाँ से यहाँ तक चैप्टर 3 का है, यहाँ से यहाँ तक चैप्टर 4 का है, यहाँ से यहाँ तक चैप्टर 5 का है ना। 15 चैप्टर का जितना 5 नंबर का क्वेश्चन है VVI ने जितना है सब, ठीक है, A to Z सारा डेरिवेशन जो है एक के लाइव में हम लोग समेट लेंगे। 2-3 घंटा 4 घंटा का लाइव होगा, 20-22 को डेरिवेशन,
है ना। तो एक डेरिवेशन पर मान के चलिए ना 10 से 15 मिनट, तो 10 से मिनट अगर मान के चलिएगा तो 2 घंटा में जो है 12 डेरिवेशन, 4 घंटा में जो है 24, है ना। वही 4 घंटा का लेक्चर होगा, सारा डेरिवेशन खत्म। 4 घंटे लाइव करेंगे एक बार, सारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। खैर देखिए क्या बोल रहा है, किसी माध्यम में विद्युतशीलता एवं हवा या निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन एनी मीडियम एंड परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी का मान जो है, ठीक है, ये हवा के लिए कितना होता है, तो हवा के लिए जो है इसका मान वो 1 होता है। रिलेटिव परमिटिविटी का मान जो है पानी के लिए कितना होता है, तो पानी का बात करें तो इसका मान जो है 80 से 81 होता है। कितना होता है, 80 से 81। और एप्सिलॉन आर का मान अगर धातु के लिए हम बात करें, किसके लिए बात करें, धातु के लिए, है ना, तो कितना होगा, तो धातु के लिए होगा इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को अब हम लोग क्या करते हैं बाबू लोग, समझते हैं। अब आप लोगों को ध्यान से समझना होगा, है ना। क्या बोल रहे हो सर, कैसे बोल रहे हो सर, कोई बात नहीं, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्कल है इस तरीके से, यहाँ पर एक अपने पास क्या है, सर्कल है ना। यहाँ पर अपने पास क्या है, एक सर्कल है, और यहाँ पर दूसरा सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो दूसरा सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा सर्कल, सर्कल नहीं बोल दीजिएगा कोई, ठीक है, क्या है, सर्कल, है ना। अब देखिए अगर यहाँ मान लीजिए कि क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या है, क्यू आवेश है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है, क्यू आवेश है, तो इसके चारों तरफ फील्ड बनता है। इसके चारों तरफ क्या बनता है बाबू लोग, इसके चारों तरफ जो है ना, इसके चारों तरफ जो है सो फील्ड बनता है कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। इसके चारों तरफ क्या बनता है, फील्ड बनता है कुछ इस तरीके से, है ना। हम यहाँ पर दर्शा पाए तो आप लोग को दिखाते हैं, है ना। इस तरीके से कुछ जो है सो फील्ड बनते हैं चारों तरफ, है ना। इस तरीके से क्या बनते हैं, फील्ड बनते हैं। इसके चारों तरफ की जो आप देख रहे हैं कारनामा, है ना, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यही क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। यही जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। विद्युत क्षेत्र है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, है ना। दूसरा आवेश अगर इसमें आएगा तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है जी, है ना। इतना बातें क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको जो है विद्युत क्षेत्र जैसे ही पढ़ते हैं तो एक आवेश आपको आपके सामने आता है ना। पहले तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम होता है स्रोत आवेश, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज इसको हम लोग कहते हैं, स्रोत आवेश। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सोर्स चार्ज कहते हैं। एक यहाँ पर आपको दिखेगा प्लस क्यू नॉट चार्ज, जो बार बार आपको पोटेंशियल वगैरह में दिखेगा, इसको हम लोग कहते हैं धन परीक्षण आवेश, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, धन परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है, धन परीक्षण आवेश कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आप निगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन आंसर आपका किताब से उल्टा आएगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बाबू लोग, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं इसको, है ना। अब इसको पॉजिटिव माना गया है, इसके पीछे कुछ लॉजिक जो है वो है नहीं। तो ये एक टेस्ट चार्ज होता है जो सेंस करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका कहां तक है। जैसे मान लीजिए कि इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम यहाँ पर रखे, अब इसमें फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ लाए नहीं लगेगा, यहाँ लाए नहीं लगेगा, लेकिन इसको जैसे इसके अंदर लेकर के जाएंगे तब ये जो है रिपल्सिव फोर्स को महसूस करेगा, कहेगा यहाँ से विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या हो गया है, शुरू हो गया है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर के स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है। माइनस चार्ज अगर रखा हुआ है तो आकर्षण होगा, इसमें आकर्षण बल अनुभव करेगा। प्लस चार्ज अगर यहाँ पर है तो विकर्षण, क्योंकि लाएंगे जो आवेश, है ना, वो धन परीक्षण आवेश ही हम लोग लाते हैं। बोला किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश प्रवेश कर स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। द रीजन अराउंड अ चार्ज इनटू विच अनदर चार्ज इंटर्स एंड एक्सपीरियंस अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अब आ जाइए कहां पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, कि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होती है। देखिए अगर मान लीजिए कि क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट चार्ज जो है विद्युत क्षेत्र ई के अंदर प्रवेश किया तो उस पर बल लगा कितना, एफ, है ना। यहीं का सिचुएशन मान लीजिए, यहीं का सिचुएशन, अगर क्यू नॉट चार्ज गया तो इस पर फोर्स कितना लगा, इस पर जो फोर्स था, है ना, इस पर जो फोर्स लगा वो मान लीजिए कितना लगा, एफ लगा। फोर्स कितना लगा बाबू लोग, एफ लगा फोर्स। तो अगर इस पर एफ फोर्स लगा तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा, एफ बट्टा, है ना, एफ बट्टा क्यू नॉट। एकांक आवेश पर जो बल लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होगा, ई बराबर लिख सकते हैं एफ बाई
क्यू नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एफ बाय क्यू नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? एफ वेक्टर इज इक्वल एफ वेक्टर अपॉन, है ना, यहां से क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्यू नॉट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ? नहीं है। अच्छा, जनरल अगर बात करें कि अगर क्यू आवेश आ जाए सर तब क्या करेंगे? अगर जनरली मान लीजिए कि क्यू आवेश आ गया सर जी, तब क्या करेंगे, है ना? देखिएगा सर जी क्या करेंगे, सर जी देखिए यहाँ पर ई वेक्टर छोड़ दीजिए, ई लगाएंगे एफ अब बट्टा में क्या? क्यू, है ना? और उस पर लगने वाला बल कितना होगा सर जी? तो एफ बराबर कितना होगा? क्यू इंटू ई। बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, है ना? मतलब क्या बोल सकते हैं परिभाषा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। द फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव, है ना, एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव, है ना, यूनिट मतलब एकांक, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कुछ नोट पॉइंट्स होंगे जिनको हम लोगों को काफी अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, नोट पॉइंट होंगे बाबू लोग, ठीक है, नोट पॉइंट जो है होंगे जिनको क्या होगा काफी अच्छे तरीके से हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, जिनको क्या होगा काफी अच्छे तरीके से हम लोगों को समझना होगा। अब कैसे समझे सर, है ना, अब कैसे समझे, है ना सर? देखो ध्यान से, है ना, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, ये एक सदिश राशि है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक क्या है? सदिश राशि है, ये एक वेक्टर है, तो सर इसका डायरेक्शन भी होगा, है ना? तो हाँ डायरेक्शन होगा, किधर होगा हम निकालना सिखाएंगे। इसका एस आई मात्रक जो है वो क्या होगा? ठीक है, एस आई यूनिट जो है इसका ये क्या होगा? तो एस आई यूनिट की बात करें, फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, तो न्यूटन पर कुलम्ब होता है। और ठीक है, न्यूटन पर कुलम्ब ना रहे तो वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कहाँ से? तो देखिए आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है ना? अच्छा, E बराबर होता है ऐसा, ठीक है, ये क्या होता है? E बराबर होता है ऐसा, ठीक है, यहां से इसको मिटा ले, ये कितना होता है? E बराबर होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो वोल्टेज के लिए वोल्ट, है ना, और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो वोल्ट पर मीटर आ गया मात्र। बीमा क्या होगा इसका? ठीक है, बीमा क्या होगा इसका? तो डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन क्या होगी इसकी? ऊपर में अपने पास एम एल टी पावर -2 इंटू, है ना, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो I पावर -1 टी पावर -1, दैट मीन्स टी पावर क्या करेंगे? 3 करेंगे। टी पावर क्या करेंगे बाबू लोग? 3 करेंगे। टी पावर क्या करेंगे? 3 करेंगे, है ना? यहाँ से लिख देते हैं डायरेक्ट टी पावर 3, है ना, और I पावर -1, और क्या लिख सकते हैं यहाँ से? तो एम एल टी पावर -3, ए पावर क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलो, तो इतनी बातें आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना? विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना? अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, क्या क्या बातें हैं इनको सीखते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र का दिशा एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के दिशा में होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, मान लो कि यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, और इससे आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे आपको चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर होगा, कितना होगा भगवान जाने, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये है ना बात की बात है, किधर होगा वो चाहिए। कुछ नहीं करना है मुन्ना, ध्यान से समझना है। यहाँ पर मान लेना है कि एक प्लस चार्ज है, ये चार्ज प्लस चार्ज जिधर जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक, है ना, फील्ड होगा। ये प्लस विकर्षित करेगा, मतलब इधर फोर्स लगेगा तो इधर ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मान लो कि यहाँ माइनस चार्ज रहता, मान लो यहाँ पर क्या रहता? माइनस का चार्ज रहता, तो इससे आर डिस्टेंस पर कितना होता? इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? तो फिर से वही कांड करना है ना, मतलब वही काम करना है। ठीक है, प्लस चार्ज मान लेना है, प्लस चार्ज इसको खींचेगा, मतलब बल इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। दैट मीन्स प्लस वाला जो चार्ज होता है, अगर मैं दिखा पाऊं यहाँ पर, है ना, अगर मैं दिखा पाऊं यहाँ पर, तो मैं 2 सर्कल्स बनाता हूं। मैं क्या करता हूं? 2 सर्कल्स जो है यहाँ पे बना लेता हूं, एक ये सर्कल और एक क्या? तो एक अपने पास ये सर्कल, ठीक है, एक अपने पास ये सर्कल, है ना। अब देखिएगा ध्यान से आप सभी, ये प्लस का है ना, और ये किसका है? माइनस का है। ठीक है, ये प्लस का है और ये किसका है बाबू लोग? माइनस का है। ठीक है, अब आप लोग को ध्यान से देखते जाना है ना। जो प्लस का चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होता है, जो प्लस का चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे क्या होता है? दूर होता है। जो प्लस का चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाबू लोग?
दूर होता है ना, यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और माइनस का जो चार्ज होता है उसके तरफ होता है, ठीक है, माइनस का जो चार्ज होता है उसके तरफ होता है। बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप सभी बच्चे देख सकते हैं प्लस वाले से दूर, माइनस वाले की क्या है, तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सीखनी है। जैसे यहाँ पॉइंट चार्ज है Q, है ना। अब मान लीजिए कि इससे r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना करना ही नहीं है ना। अगर आपका मन हो तो पूरा डेरिवेशन देखिए, फोर्स निकाले हैं कूलम का नियम लगा करके, है ना। उसके बाद F बराबर Q इंटू E होता है, वो निकाले, दोनों को बराबर किए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फेंक दिया, है ना। आपको अगर इतना करना है तो आप कीजिए, नहीं तो सिंपल आप इतना ध्यान रखिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज में आप सिंपल इतना याद रखो, आप सिंपल जो है इतना याद रखो। क्या याद रखोगे आप सभी, क्या याद रखोगे आप सभी, है ना, कि अपने पास E जो होता है वो बराबर होता है KQ बट्टा आर स्क्वायर के, किसके बराबर, KQ बट्टा आर स्क्वायर के, या फिर E जो है बराबर होता है 1/4πε0 Q बट्टा आर स्क्वायर के, ठीक है। जहां पर जो K है इसको लिखते हैं 1/4πε0, है ना, और इसका मान कितना होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें, किसके फॉर्म में बात करें, वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो याद रखना है वही चीज, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या फिर ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q बाय आर क्यू इंटू वेक्टर आर, है ना। ये दोनों चीज आप क्या करके रख सकते हो, याद करके रख सकते हो, दैट्स इट, है ना। इतना आप याद रखोगे तो काम बन जाएगा। और डिस्टेंस और अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो ग्राफ है वो कैसा होगा, तो ग्राफ होगा ऐसे, है ना, लाइक हाइपरबोला, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। चलिए जी, अब है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत सारे चार्जेस के कारण एक चार्जेस पर, अगर बहुत सारे चार्जेस के कारण एक चार्जेस पर अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ई नेट बराबर, है ना, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है ना, अलग अलग क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है, और अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, वेक्टर सम कर देना है, वेक्टर सम क्या कर देना है, कर देना है, कहानी खत्म हो जाएगा। वही चीज लिखा होगा यहाँ पर, देख सकते हैं, आवेश निकाय के कारण किसी एक आवेश पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान अन्य सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सिंगल चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है विद्युत द्विध्रुव। आइए सीखते हैं विद्युत द्विध्रुव को। चलिए, तो अब हम लोग जो है सीखेंगे, है ना, विद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग सीखने वाले हैं। तो फटाफट से हम लोग जो है चलेंगे। 2 घंटे का ये लेक्चर होगा, है ना, 2 घंटे का जो है अपने पास जो है रफली 2 घंटे का आपका 1 शॉट होगा। और टाइम मैनेजमेंट का पूरा ख्याल किया गया है ना, किसी तरीके से कुछ भी नहीं यहाँ पर किया जा रहा है। 1 शॉट है, तो कोई प्रमोशन नहीं कि पेड कोर्स में आ जाइए या फिर ऐसा कुछ नहीं, है ना, सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम समय को पूरा बर्बाद करूं, है ना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन को जो है 55 दिन बचे हुए हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो है 45 दिन का हार्ड चैलेंज जो है हम अपलोड किए यूट्यूब पे, इस चीज को भी कॉपी कर लिया गया है ना। आज भी विराज सर पर इतना भरोसा करते हैं वो लोग, हमने हार्ड चैलेंज, है ना, 25 डेज हार्ड चैलेंज जो है वो यूज किया, ठीक है। और उन लोगों को लगा कि भाई सच में 45 दिन ही बचा हुआ है, भाई कैलकुलेट तो कर लेते। अभी हम देखे टेलीग्राम पर मैसेज आया है ना, कि 45 दिन बचे हुए हैं चैप्टर 1 से 1 शॉट। भाई जो अब विराज सर करेंगे वो लोग को वही करना है ना। खैर कोई बात नहीं, है ना। अब सिंपल है इतना कि क्वालिटी इतना बढ़ाना है ना, आपके लिए कि आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन जो है काफी शानदार जाए, ठीक है। बाकी इधर उधर कोई भी बातों पर ध्यान हमको भी नहीं देना है, और आपको भी कह रहे हैं स्ट्रिक्टली, है ना, इन चीजों को आप जो है ध्यान मत दीजिए, नहीं तो भटक जाइएगा, ठीक है। आप अपने पढ़ाई पर रहिए। फिजिक्स मतलब विराज सर याद रखना है, और फिजिक्स मतलब विराज सर का मतलब ये नहीं हुआ कि हम ही फिजिक्स आपको पढ़ा सकते हैं।
फिजिक्स का जिम्मेवारी मेरा है, ठीक है। फिजिक्स और विराज सर दोनों बराबर हैं, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो आप सभी बच्चों को पता है कि अगर दो आवेश हो, अपने पास क्या हो, दो आवेश हो, है ना, अपने पास क्या हो, दो आवेश हो। मान लीजिए कि एक अपने पास यहाँ आवेश है और एक अपने पास जो है सो यहाँ आवेश है, ठीक है। दो आवेश है अपने पास और इन दोनों आवेशों के बीच कुछ ना कुछ दूरी है, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच कुछ ना कुछ क्या है, दूरी है, ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ पर है अपने पास माइनस का क्यू चार्ज, यहाँ पर है अपने पास क्या, तो प्लस का क्यू चार्ज। इसको आप रंग सकते हैं, है ना, इसको आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले को आप जो है सो फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया है, रंग दिया है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर इसको जो है सो रंग दिया। इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम लोग 2a, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन मानते हैं O, तो ये डिस्टेंस a और ये भी डिस्टेंस क्या हो गया, a। ऐसे व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसमें दो बराबर परिमाण के आवेश हो और विपरीत चिन्ह के आवेश हो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वही लिखा है विद्युत द्विध्रुव वह विद्युतीय व्यवस्था है जो दो बराबर एवं विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, है ना। और ध्यान से आप सभी बच्चे को क्या करना है, यहाँ पर भी समझना है। अच्छा बैक वाले में हम आते हैं और अगर ये चीज जो है ना, अगर ये चीज जो है ना, अगर ये चीज जो है सो अगर कॉपी, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है ना, ये तो गजब हो गया, ये क्या हुआ है ना, ये तो गजब हो गया। चलिए छोड़ दीजिए, है ना भाई साहब, हम बना लेंगे, आप गुस्साइए मत, है ना। अब है क्या, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर अपने पास है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर क्या अपने पास, यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज भाई लोग, है ना। यहाँ पर है अपने पास क्या, प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पर है अपने पास ओरिजिन, ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है। इसके बीच मान लो कि डिस्टेंस है 2a, इसके बीच डिस्टेंस क्या है, 2a डिस्टेंस है ना। तो अपने पास जो है तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग लिखते हैं कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू टोटल डिस्टेंस, ठीक है। कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू टोटल डिस्टेंस, इसको अगर सॉल्व करके लिखे तो P बराबर लिख सकते हैं 2QA स्केलर फॉर्म में, और अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो लिख सकते हैं 2QA वेक्टर, 2QA वेक्टर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन जो है इधर की तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ, है ना, माइनस से प्लस की तरफ होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सिंगल चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, ये होता है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अक्ष पर कितना होता है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि अक्ष पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर जो होता है वो कितना होता है, 2kp बाय एक्स क्यू, 2kp बाय एक्स क्यू होता है। के का अगर हम मान रखेंगे तो एक्सिस पर जो अपने पास आएगा, ठीक है, एक्सिस पर जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय एक्स क्यू, ये आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला। अगर के का मान रखेंगे तो एक्सिस वाले अगर हम बात करें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें और डिस्टेंस में कैसा संबंध है, तो ये घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, ये घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है और 5 नंबर में ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा। तो भैया 5 नंबर की डेरिवेशन के लिए क्या करें आप, तो जो है सफलता सीरीज के वन शॉट में डेरिवेशन करवाइएगा ही नहीं, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे डेरिवेशन, क्या 15 नंबर छोड़ के आएंगे ना, 15 नंबर छोड़ के ना आना है। करना क्या है, एक ही लाइव में, है ना, सिंगल लाइव में चैप्टर वाइज डेरिवेशन आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। और टाइमलाइन भी दे दिया जाएगा कि इतना बज के इतना मिनट तक चैप्टर 1 है, इतना बज के इतना मिनट तक चैप्टर 2। आप क्लिक कीजिएगा एक बार, ठीक है, और आपको जो है हर चैप्टर का डेरिवेशन मिल जाएगा और उसका अलग से बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप टेंशन फ्री हो जाइए। और बहुत जल्द सारे चैप्टर का डेरिवेशन जो है एक ही वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरक्ष पर कितना होगा, तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें निरक्ष पर, तो kp बाय एक्स क्यू होता है, ठीक है, क्या होता है, kp बाय
एक्स क्यू। और अगर हम बात करें, हो निरक्ष पर लिखना था, मैंने यहाँ पर जो है स्वक्ष पर लिख दिया, ठीक है। ई इक्वेटर जो होगा, ई इक्वेटर जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर होगा के पी बाय एक्स क्यू, ठीक है, के पी बाय एक्स क्यू। और अगर यहां से हम बात करें ई इक्वेटर का, ठीक है, ई इक्वेटर का के का मान रख दे तो कैसा दिखेगा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय एक्स क्यू, मतलब कि आधा होता है उसका, एक्सिस का आधा होता है। कितना होता है वो लोग, एक्स एक्सिस का आधा होता है, ठीक है। अब यहां पर भी अगर हम बात करें इक्वेटर वाले का डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, तो सेम वही रिलेशन है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब किसी भी बिंदु का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, किसी भी बिंदु पर। तो अगर किसी भी बिंदु P का बात करें तो के पी बाय एक्स क्यू रूट अंडर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आप याद कर सकते हो, ये आप याद कर सकते हो। थीटा 0 रखोगे तो एक्सिस निकल जाएगा, थीटा 0 रखोगे तो क्या निकलेगा, एक्सिस, जो कि कितना आएगा, जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाय एक्स क्यू, 2kp बाय एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है, 2kp बाय क्या आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। और अगर थीटा को 90 डिग्री रख दोगे तो इक्वेटर निकल जाएगा, और इक्वेटर कितना आता है, वो आता है के पी बाय एक्स क्यू, ठीक है। आप चेक कर लेना इस चीजों को। यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ एक्सिस अक्ष पर विद्युत क्षेत्र और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना होगा, तो 2kp बाय एक्स क्यू बट्टा kp बाय एक्स क्यू, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, तो 2:1, ठीक है, कितना होगा, 2:1 होगा, ठीक है, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसका उल्टा पूछ ले, अरे भाई साहब, है ना, गुजुब हो गया, क्या हो गया, गुजुब हो गया, ठीक है। चलो इसको पहले मिटाते हैं, है ना, इसको हमने मिटा दिया। अब देखिएगा ध्यान से आप सभी, है ना, अगर इसका उल्टा पूछ ले, किसका, इसका उल्टा पूछ ले कि इक्वेटर ऊपर में कर देगा, है ना, और एक्सिस जो है वो नीचे में कर देगा, तब क्या करिएगा, 1:2 करिएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, आप सभी बच्चे इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे बनाओगे, है ना। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल, हम आपको डेरिवेशन की नीड है तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, और नहीं तो सिंपल आप याद रखिएगा इसमें इतनी सी बातें कि टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, वेयर टाउ इज टॉर्क, पी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड ई इज, है ना, एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तो पी क्रॉस ई हम लोग लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है तो आप सभी बच्चों को इस चीज को क्या करके रखना है, याद करके रखना है। अब देखिए, है ना, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर डाइपोल ऐसे ना रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा जाए तो टॉर्क जो है वो 0 आता है, क्योंकि थीटा 0 होगा और मिनिमम टॉर्क होता है। और अगर 90 डिग्री पर हो तो मैक्सिमम टॉर्क होता है, जो कि पीई के बराबर होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत या फिर विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, हम लोग जो है सो इसको कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस काल्पनिक रेखा का, है ना, वास्तविक नहीं, काल्पनिक रेखा का हम लोग उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहा जाता है। द इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा होगा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा बताएगा। द टेंजेंट ड्रॉ at a point along the electric field line gives that direction of the इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना, प्लस से दूर माइनस की तरफ, माइनस प्लस रहेगा तो इस तरीके से ये बनेगा। अब इसके कुछ गुण हैं जो काफी मशहूर है ना, और याद रखने की जरूरत भी इन चीजों को बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या क्या है देखते हैं। विद्युत बल रेखा धनावेश से शुरू होता है एवं ऋणावेश पर समाप्त। द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्लस से ये क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है, प्लस से ये क्या होता है बाबू लोग, प्लस से जो है ये शुरू होता है, और ये माइनस पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तुमसे शुरू तुम पे खत्म,
ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। सर सिंगर बन गए ना। चलिए अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना। वैद्युत बल रेखा हमेशा खुला पास ओपन लूप बनाता है। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज क्रिएट्स एन ओपन लूप। देखिए प्लस से शुरू होगा और खत्म होना है तो इसको माइनस चाहिए, और एक जगह पर रखिएगा, है ना। तो कहां से शुरू होगा, कहां से, है ना, खत्म होगा, कहां पर खत्म होगा। प्लस माइनस एक साथ रखिएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर इक्वल है तो न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस ज्यादा तो प्लस ही कहलाएगा, माइनस ज्यादा तो माइनस ही कहलाएगा। तो ये कहलाएगा क्या, ओपन लूप। ठीक है, ये ओपन लूप बनाता है। लेकिन मैग्नेट जो है वो क्लोज लूप को फॉर्म करता है। मैग्नेट जो है वो कैसा बनाता है, क्लोज लूप को वो फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। अ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना, कन्वे डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे दे दिया, मतलब कि इधर से कहीं आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, उधर कहीं जा रहा है नेगेटिव चार्ज होगा उधर। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर है अपने पास कोई पॉइंट ए, यहां पर डायरेक्शन निकालना है, कुछ नहीं करना है, टेंजेंट खींच देना है, ई ए मिल गया। यहां पर है कोई पॉइंट बी, डायरेक्शन निकालना है, कुछ नहीं करना, टेंजेंट खींच देना है, क्या मिल गया, ई बी मिल गया, है ना, ई बी, है ना। अब ई बी का मतलब बाबा जी नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी है। ठीक है, और यहां पर चाहिए तो यहां पर ऐसे खींच देना है। ठीक है, यहां पर क्या मिल गया, अगर सी है तो ई सी, है ना। तो जब हम डायरेक्शन निकालना होगा तो टेंजेंट को बनाएंगे, क्या करेंगे, टेंजेंट को बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग चलते हैं। देखिए क्वालिटी क्या है ना, ये दुनिया चिल्लाएगा। क्वालिटी क्या है, ये दुनिया चिल्लाएगा, लेकिन अंत में क्वालिटी क्या है ये विराज मास्टर ही बताएगा। इस बात का ध्यान रखना है ना, इस बात का ध्यान रखना है। क्वालिटी क्या है ये दुनिया चिल्लाएगा, लेकिन क्वालिटी होता क्या है अंत में ये विराज मास्टर ही बताएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम आपका इतना टाइम बचाएंगे ना, वन शॉट आप लोग जो है खेलिएगा वन शॉट के साथ। ठीक है, देखिए ना, पिछली बार हम आपको 3.5 घंटा में करवाए थे वन शॉट, है ना। अभी देखिए 2 घंटा में खत्म कैसे होता है। ठीक है, और एक रत्ती कॉम्प्रोमाइज नहीं, है ना, बोर्ड के लिए एकदम महत्वपूर्ण सारे चीजों को लेकर के। नेक्स्ट, ठीक है, अपने पास ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे, नेक्स्ट, है ना, अपने पास ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 नंबर प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र रेखा का घनत्व विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाता है। जहां विद्युत क्षेत्र रेखा का घनत्व अधिक होगा वहां विद्युत क्षेत्र का परिणाम भी अधिक होगा। द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड where the density of the electric field lines is higher, there will be a greater amount of electric field, है ना। अब देखो बाबू लोग ध्यान से, अगर मान लो, है ना, अगर मान लो, है ना, अगर मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे, ऐसे, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ऐसे। तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं, यहाँ पर ए ले लूं, यहाँ पर मैं क्या ले लूं, बी ले लूं, तो कहां पर ज्यादा होगा, तो ई ए, है ना, जो है वो ज्यादा होगा, या ई बी से, या फिर ई बी जो है वो ज्यादा होगा ई ए से। बताओ कौन सा सही है। तो ये गलत है ना, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है तो ई बी ज्यादा होगा, और ई ए जो है वो क्या हो जाएगा बुआ लोग, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो आपको पता ही है। अगर मान लीजिए काट लिया तो क्या होगा, मान लीजिए काट लिया तो क्या होगा, अगर काट दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर कटवा लीजिए, है ना, यहाँ पर क्या कीजिए, कटवा दीजिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक आएगा इधर E1 और इधर आएगा E2, जो कि संभव है ही नहीं। ठीक है, जो कि संभव ही नहीं है, जो कि संभव है ही नहीं। एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन हो सकता है, और वहीं यहाँ पर पूछ रहा है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। व्हाई डोंट टू लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, क्यों नहीं काटते हैं। तो आप सभी बच्चे को जैसा कि पता है कि अगर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट दिया, जैसे मान लो कि एक तो ये है, एक अपने पास क्या है, ये है, ये पहला विद्युत बल रेखा है, और मान लीजिए कि ये दूसरा है। ठीक है, ये मान लीजिए कि क्या है, दूसरा है, ये अपने पास दूसरा वैद्युत बल रेखा है। यहाँ इस बिंदु पर कट कर दिया, तो यहाँ पर ये 1 कहेगा कि हमारा पर टेंजेंट बना है तो हमारा डायरेक्शन E1 इधर होगा। 2 कहेगा हमारा पर टेंजेंट बना है तो हमारा डायरेक्शन इधर होगा। एक के जगह डायरेक्शन होगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्या लिखिएगा, नॉट पॉसिबल, है ना, ये संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, 2 वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि ऐसा होने पर एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होने लगती है, जो कि संभव नहीं है ना, जो कि संभव नहीं है। Two electric lines of force never intersect each other, because when this happens,
द डायरेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स स्टार्ट्स गेटिंग एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। 7 नंबर, वैद्युत बल रेखा चालक एवं समविभवी तल के लंबवत होता है। बहुत अच्छा है ये, ठीक है, इसको समझाते हैं आप सभी को। चालक के और जो है सो ये लंबवत होता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा जो चालक के सतह के लंबवत होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जो है मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, एक अपने पास गोलीय, ठीक है, चालक है जिसके केंद्र पर जो है मान लो कि क्यू आवेश रखा गया है। कौन सा आवेश? क्यू, प्लस का क्यू आवेश रखा गया है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इससे वो ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इससे वो कैसे होगा? अरे भाई साहब गजब फोटो नहीं लग रहा है ना, कत्ल करने वाला चलो देखो यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे होगा, देखना जरा ध्यान से। ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और यहीं पे इसको क्या करता हूँ, ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, यहीं पे इसको क्या कर देता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा और यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा भाई साहब आप बहुत धर फरा रहे हैं, आप यहीं पे पड़े रहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर वो ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे होगा। ठीक है, आप सभी को देखिए 90 90 90 और यहाँ पर भी क्या 90। अगर आप और देखना चाहे, अगर आप और देखना चाहे, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अगर सिलेंडर होगा, अगर क्या होगा, सिलेंडर होगा, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और कोई लीनियर चार्ज है इस तरीके से, ठीक है, कोई लीनियर जो है अपने पास चार्ज है इस तरीके से, ठीक है, और इसके केंद्र पर रख दिया है उस चीज़ों को, है ना, उसके कहाँ रख दिया है, केंद्र पर जो है सो रख दिया गया है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से निकलेगा वो कैसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, इधर कैसा होगा, ऐसा, इधर ऐसा, इधर ऐसा। ये सब भी कितने डिग्री पे है बाबू लोग, ये सब भी 90 डिग्री पर है ना, ये सब भी 90 डिग्री पर है। और अगर इनफाइनाइट हुआ, अगर क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ, तब क्या होगा, तो इनफाइनाइट में तो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, तो इनफाइनाइट वाला में क्या कीजिएगा, इस तरीके से बनाइएगा, वो भी कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर होगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र और संभवी तल क्या होता है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, अब है क्षेत्रफल सदिश। अब क्या है क्षेत्रफल सदिश? क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल तो जानते हैं क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, बेसिकली अगर आप लोग को समझना है तो आप लोग इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, है ना। क्षेत्रफल सदिश का परिमाण जो है उसके सतह के ही बराबर होता है, जो रेडियस हिस्सा है, जो लाल वाला हिस्सा है वही, और दिशा जो है वो सतह के लंब। जैसे यहाँ पर ऐसे होगा एन कैप, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। यहाँ पर कैसे होगा, एन कैप, आउटवर्ड इनवर्ड दोनों ले सकते हैं, आउटवर्ड लेना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पर कैसे होगा, ऐसे। मान लो इसका अगर एरिया ए है, इसका एरिया ए है, तो इसके एरिया वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए इंटू एन कैप, मैग्नीट्यूड ए इंटू एन कैप। ठीक है, और अगर सर्कल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए मतलब एरिया वेक्टर बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या लिख सकते हैं, एन कैप। जरूरी का बात यह है कि आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल सदिश जो है उसका दिशा सतह के लंबवत होता है। सतह के कैसा होता है, लंबवत होता है। ठीक है, सतह के कैसा होता है बउआ, है ना, तो लंबवत होता है। ठीक है, कैसा होता है बाबू लोग, लंबवत होता है। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल सदिश, है ना, एरिया वेक्टर। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। अब 3D अगर होगा तब क्या करेंगे, जब अगर मान लीजिए कि 3D हुआ, ठीक है, अगर कुछ 3D टाइप का ऐसा हुआ, है ना, अगर कुछ 3D टाइप का क्या हुआ, ऐसा हुआ, तब क्या करेंगे, तो बाबू लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। 3D अगर हुआ तब क्या करेंगे, इसमें एरिया वेक्टर बहुत यहाँ पर इधर होगा, यहाँ इधर बदलते होगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जो है छोटा सा एरिया काट लेना है, इसको बोलना है DA। ठीक है, इसको क्या बोलना है, एरिया को बोलना है DA। ठीक है, एरिया को बोलना है DA और यही क्या होगा, एन कैप। और यहाँ पर छोटा सा एरिया DA निकालेंगे जो कि बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा DA इंटू में एन कैप के, और समाकलन करेंगे दोनों तरफ, तो DA वेक्टर इज इक्वल टू समाकलन, है ना, यहाँ से DA इंटू एन कैप, तो ये A वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा DA इंटू एन कैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कैप क्या बोल रहे हैं सर, है ना, कैप क्यों बोल रहे हैं सर, कैप बोलिए ना, कैप अच्छा लगता है, चलो कैप ही बोल देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इन चीजों को समझना क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इन चीजों को अब हम समझाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ये क्या है बाबू लोग, कोई एक सरफेस है ना, तो इसके लंबवत
कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है, इसके लंबवत कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है, उसी का संख्या क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगर मान लो कि यहाँ थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, थीटा यहाँ पर कितना है, अगर यहाँ का थीटा जो है 0 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, तो यहाँ पर फ्लक्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो फाई को निकालेंगे तो लिखेंगे ई ए, फाई को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ई ए लिखेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, ई ए, कॉस थीटा वगैरह कुछ भी नहीं। किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसे किससे सूचित करते हैं, इसे जो है सो हम लोग फाई से सूचित करते हैं, ठीक है। इसे किससे सूचित करते हैं, फाई से इसको हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही हुआ, बट अपने पास जो ये है ना, जो ये है, इसका डायरेक्शन जो है अगर चेंज हो गया, मान लो है ना, हो सकता है इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाए, तो इसका एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन चेंज होगा। एरिया वेक्टर अब कैसे होगा, ऐसे है ना, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। ये रहा अपने पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, एक होंगे इधर की तरफ जो कि होगा ए कॉस थीटा, और एक होगा इसके परपेंडिकुलर जो कि होगा ए साइन थीटा। परपेंडिकुलर वाला फ्लक्स नहीं बनाएगा तो ये वाला एरिया लिखेंगे, तो फाई बराबर लिखना होगा ई इंटू ए कॉस थीटा, क्या, इंटू ए कॉस थीटा, तो फाई बराबर क्या, ई डॉट ए हम लोग लिख सकते हैं। यहां से ये साबित होता है कि फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। जब एंगल 0 होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। जब 90 होगा तब कितना होगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ना, अब नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, ठीक है। विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है आप लोग को पता होनी चाहिए। क्या क्या बातें हैं, नंबर 1, यह एक अदिश राशि है, यह क्या है, यह एक अदिश राशि है ना, यह एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना, ये क्या है बाबू लोग, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, इसका एस आई मात्रक, तो एस आई मात्रक जो है इसका, है ना, एस आई मात्रक जो है इसका वो क्या होगा, तो दूसरा एस आई मात्रक का अगर बात करें तो फाई बराबर क्या है, तो फाई बराबर है ई इंटू ए, तो न्यूटन है ना, मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब होगा, ठीक है, या फिर वोल्ट, ठीक है, या फिर वोल्ट इंटू मीटर भी लिखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर रखें तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। बीमा का बात करें तो बीमा क्या आ जाएगा, इसका फ्लक्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, एम एल टी पावर -3 आई पावर -1 और एल पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये एम एल पावर 2 टी पावर -3 आई पावर -1, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एम एल पावर 2 टी पावर -3 आई पावर -1, और क्या बोल सकते हैं, तो और बोल सकते हैं एम एल पावर 2 टी पावर -3 और आई पावर -1 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रहनी चाहिए। अगर 3D हुआ तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस वही सिंपल सी बातें हैं। डी ए में डी फाई होगा, डी फाई जो है ई डी ए कॉस थीटा के बराबर होगा, तो अपने पास फाई बराबर क्या, समाकलन डी फाई, तो फाई बराबर क्या है ना, समाकलन करेंगे डी फाई की जगह ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ई डॉट डी ए हो जाएगा। ये किसके लिए है, 3D के लिए है, किसके लिए है, 3D के लिए, है ना। अब देखिए विद्युत फ्लक्स जो है उसके बारे में और इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, क्या क्या है। मैंने आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा किया है ना कि आपका मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी के लिए बचेगा, ठीक है, मैक्सिमम आपका टाइम सेल्फ स्टडी के लिए बचेगा, है ना। फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, मात्रक बीमा वहां पर लिखा हुआ है ना। 2D के लिए ये लिखेंगे, 3D के लिए ये जो पढ़ा है वो। इनकमिंग फ्लक्स मतलब आने वाली विद्युत बल रेखा के लिए निगेटिव होता है, जाने वाली के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब है हम लोग के पास गॉस का नियम, अब क्या है हम लोग के पास, तो अब है हम लोग के पास गॉस का नियम, और अब हम लोग देखेंगे किसका, गॉस का नियम, मिस्टर गॉस का नियम अब हम लोग देखने वाले, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बंद सतह है, अगर कोई बंद सतह और इसमें क्यू आवेश है, तो फ्लक्स जो है इसका वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना, इसके अंदर उपस्थित आवेश बट्टा एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यू इन इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो किसी बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश के कारण जो फ्लक्स होगा उस सतह में उपस्थित आवेश के 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। यही क्या है, गॉस का नियम है ना, यही क्या है, यही है गॉस का नियम, ठीक है, यही क्या है, गॉस का नियम। वही बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स
का मान उस बंद सतह में उपस्थित सभी आवेशों के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन दैट, है ना, दैट क्लोज सरफेस कंटेन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, अगर कोई बंद सतह है तो उसमें उपस्थित जो आवेश है उसके कारण फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ क्यू इन बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, इनटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ क्यू इन बट्टा क्या, एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू लोग, लिख सकते हैं। यही है गॉस का नियम। कुछ बातें याद रखना है, जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें क्यू आवेश है तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें अगर इतने सारे आवेश हैं सबको जोड़ दिया, है ना, तो +2q -q +2q, ठीक है, तो 3q बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो बाहर इतने सारे आवेश उपस्थित हैं तो इसके कारण फ्लक्स कितना होगा, तो इसके कारण जो फ्लक्स है, ठीक है, इस सिर्फ अंदर वाले आवेश से, है ना, फ्लक्स बनेगा, बाहर के कोई आवेश से फ्लक्स को कोई भी मतलब दूर दूर तक नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब गॉस के नियम में देखिए क्यूब प्रॉब्लम, क्यूब प्रॉब्लम से पहले देखिए कि अगर डाइपोल होगा तो उसकी वजह से फ्लक्स 0, +q -q, है ना, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब क्यूब प्रॉब्लम, अंदर आवेश उपस्थित होगा तो एक फेज से कितना, q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो आप सभी बच्चे जो है ना, सो आप जो है इसको याद रखिएगा। ठीक है, पूरे क्यूब से कितना, q/एप्सिलॉन नॉट। एक फेज से कितना, 6 फेज है तो बराबर बांट दीजिए q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अगर इसके, है ना, साइड पर रखा है, ठीक है, तो अब देखिए इस सब को छोड़ दीजिए, है ना, हम मना किए थे ये सब लगाने के लिए, कि साइड पर होगा तब क्या होगा, कॉर्नर पर होगा तब क्या होगा, ये सब लगाने के लिए हम मना किए थे। ठीक है, आप सिर्फ जो है ये समझिए कि क्यूब अगर है तो पूरा क्यूब से पास करने वाला q/एप्सिलॉन नॉट, एक फेज से q/6 एप्सिलॉन नॉट, साइड पर होगा तब कितना होगा, कॉर्नर पर होगा तब कितना होगा, ये सब एडवांस लेवल की चीजें हैं और बोर्ड में अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ना आपको चाहिए, हाँ पढ़ना चाहिए, बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है, नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम आपसे वादा किए हैं कि हम रिलेवेंट कंटेंट देंगे 15 चैप्टर का, जो बोर्ड के लिए जरूरत है, सिर्फ उतना ही। गॉस के नियम का सत्यापन, एक प्रूफ यहां पर है, छोड़ दीजिए, है ना। जो प्रूफ है वो आप सभी बच्चों को हम बहुत जल्द जो है एक लाइव क्लास लाएंगे, चैप्टर 1 to चैप्टर 15 जो है प्रूफ करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो है ना, उसमें हम कमेंट देखे हैं कि बच्चे बोल रहे हैं कि सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन दे दीजिए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है और हम लोग को याद करना है ना। और अगर हम ले करके चलेंगे चैप्टर वाइज तब तो भैया जनवरी लग जाएगा, है ना, तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा ना, तो आप लोग को दिक्कत हो, हमको तो बर्दाश्त है नहीं वो चीज़। 2 4 5 10 दिन में, है ना, हम 10 दिन नहीं, 2 4 5 दिन में जो है हम पूरे एक लाइफ में पूरा डेरिवेशन, है ना, समाप्त कर जाएंगे। ठीक है, तो और ये बात लीक नहीं कीजिएगा, नहीं तो हमसे पहले, है ना, वो जिस दिन हमारा क्लास रहेगा उस दिन एक क्लास लगाएगा, है ना, पूरा एकदम दिमाग होकर पगला के। 45 दिन हम लिखे तो वो 45 दिन लिखता है, भाई 50 दिन लिख लेता, 40 दिन लिख लेता, क्या दिक्कत है ना। हम अभी सफलता सीरीज स्टार्ट किए हैं, कल अनाउंस किए हैं, उनका बड़का भाई जो है केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो सफलता बैच लॉन्च कर रहे हैं, है ना, मतलब गजब है। कुछ नहीं करना है, जो विराज सर करेंगे वही करना है। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देख लिया पावर ऑफ ए स्टूडेंट, है ना। इसलिए बोलते थे आप सभी को कि जिधर आप रहोगे, है ना, जिधर आप रहोगे, ठीक है, उसको कोई झुका नहीं सकता है। ठीक है, और जो आपको अपमानित करता है, बात बात पे आपको धमकी देता है, ब्लॉक करने का, बात बात पर आपके साथ बदतमीजी करता है, उल्टा पुल्टा बोलता है ना, उसको अपनी ताकत, है ना, दिखा दो। ठीक है, और कैसे दिखाओगे, ठीक है, कैसे दिखाओगे, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, सच के रास्ते पर रहो, सही के साथ रहो, है ना, वो अपने आप डाउन होगा। ठीक है, और अहंकार जो है उसका अपने आप चकना चूर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गॉस का नियम का सत्यापन जो है हम आपको करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और अभी भी पढ़ना है तो एसएस पर सारा चीज हम डेरिवेशन करवाए हुए हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, 4 गो एप्लीकेशन है। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q/r², ये भी हम आपको करवाएंगे डेरिवेशन में। टोटल 20-22 को डेरिवेशन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, 20-22 कुछ ज्यादा है, जो भी होकर करवा देंगे। अनंत लंबाई के कारण कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है। ठीक है, इतना हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, है ना, गोले के कारण क्या होता है, तो गोला के कारण भी अगर हम बात करें, है ना, तो उसके सतह पर, ठीक है, गोला के सरफेस का अगर हम बात करें तो सरफेस पर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/, है ना, r ही होता है सतह पर। ठीक है, और बाहर क्या होगा, अंदर अंदर तो 0 होता है ना, और बाहर क्या होगा, तो x दूरी रहेगा तो x दूरी पर x ही होगा। ठीक है, तो ये चीज हम डेरिवेशन में आपको समझाएंगे। अनंत विस्तृत समतल चादर के कारण, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये तमाम चीजें जो है ना, वो आप जो है कर करके रखिएगा। डेरिवेशन जो है हम आपको करवा देंगे। तो इसी के साथ है ना, सफलता सीरीज में अपना चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। सबसे अच्छी बात सफलता सीरीज की ये होगी कि टाइम जो है आपका वो एकदम कम लिया जाएगा। ठीक है, एकदम दम खम नहीं दिखाएंगे, अरे बुआ हमारी टॉपर है, ए बुआ इस साल में हम इतना मार्क्स लवाए थे बच्चा को। अरे हम क्या हैं, है ना, हम क्या हैं वो हम जानते हैं, हमारे अंदर की क्वालिटी क्या है वो हम जानते हैं, है ना। हम भविष्य में अच्छा कर रखे हैं वो हम बताएंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में अच्छा हो जाएगा। बताइए, हम आप एक दिन खाना खा लिया, कहेंगे कल तो हम पनीर खाए थे, है ना, अब हम कुछ नहीं खाएंगे। फिर कल होगे कहते कल तो हम पनीर खाए। वर्तमान में आप क्या किए नहीं किए उससे मतलब नहीं है। अभी आप बच्चों के लिए मेहनत करने के लिए आए हैं, तो बच्चों के लिए बिना कुछ बोले मेहनत कीजिए, ये बच्चा भी आपकी काबिलियत देखेगा। ठीक है, आप प्रीवियस चीजों को याद दिला रहे हैं बच्चा को, आप बच्चा को पढ़ाने आए हैं या प्रीवियस चीज का जलवा दिखाने आए हैं, है ना। हमारे भी रिजल्ट है मैथमेटिक्स में, शिवराज है ना शर्मा 100 में 100, अनामिका सिंह है ना 96 है पहली बार, है ना, मतलब कोई 18.5 साल का है ना टीचर पढ़ा रहा है और 96 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे नंबर आए, 98 आए, है ना, उसके बाद जो है 69 आए, बहुत सारे नंबर्स आए, मार्क्स आए। पिछले बार के कितने सारे मैसेज दिखा देंगे 69 के, है ना, सर आपसे पढ़े थे, आपसे पढ़ के 69 आए। ठीक है, मात्र 1 महीने में 69 आया सर। ठीक है ना, जिक्र करना अच्छी बात है कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, लेकिन पढ़ाने आए हैं तो पढ़ाएंगे। तो हमारा टाइम रहेगा कि हमारा मकसद रहेगा लेस से लेस टाइम ले। डेरिवेशन आपको है ना, डेरिवेशन के लिए, ठीक है, डेरिवेशन के लिए 5 मार्क्स के लिए एक लाइव काफी होगा। एक लाइव क्लास में हम सब डेरिवेशन जो है ना उसको जो है सो खत्म कर देंगे। ठीक है, बाकी सफलता सीरीज आप पढ़िए। कितने मार्क्स के लिए, तो सफलता सीरीज जो है आपका, है ना, सफलता सीरीज जो है आपका 70 मार्क्स का है, जिसमें 15 वीडियो जो है आपका, ठीक है, 15 वीडियो जो है आपका वो 55 मार्क्स का होगा। ठीक है, 15 वीडियो कितना मार्क्स का होगा, 55 मार्क्स का होगा। और एक लाइव प्लस एक लाइव जो है, ठीक है, एक लाइव जो होगा वो कितना का होगा, तो वो होगा 55 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का क्या होगा, एक लाइव। तो 16 वीडियो आप कर लीजिएगा तो कहानी खत्म। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में करते रहिए, 70 में 70 तक का सफर जो है हम लोग पूरा करते रहेंगे। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आप सभी बच्चों का देखने के लिए। ठीक है, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप सभी, है ना, आप लोग देख करके चुपचाप यूं मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप सभी का लाइक्स और आप सभी का कमेंट्स जो है वही जो है जरिया है कि इन चीजों को है ना ऊपर किया जा सकता है, या फिर वीडियो जो है ना वो सही बच्चों तक पहुंच पाए, वहां तक का सफर जो है इससे तय हो सकता है। कैसा लगा लाइव आप वो भी बता सकते हैं कमेंट में। पार्ट 2 के लिए कितना एक्साइटेड है वो भी बता सकते हैं। इस पूरे है ना क्लास में, ठीक है, आपने लगातार वीडियो देखा या रुक रुक के देखा ये भी बता सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं आप, है ना। बातें करने का साधन हमारा और आपका वही कमेंट बॉक्स ही तो है। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने में कामों में व्यस्त रहिए, है ना। और 5 नंबर के डेरिवेशन के लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, विराज भैया सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है कहीं और से कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ होगा, फ्री में होगा, है ना। परीक्षा से 10-15 दिन पहले होगा, है ना, और बेहतरीन तरीके से होगा। ये भी नहीं कि नली पे चढ़ा के। ठीक है, परीक्षा से 10-15 दिन पहले हम आपको फिजिक्स से फ्री कर देंगे, फिर उन्हें 10 दिन टेस्ट सीरीज अपना के चलेगा। डेली आएंगे 100 क्वेश्चन लेकर के, है ना, टेस्ट ऑब्जेक्टिव का दीजिए। ठीक है, और सब्जेक्टिव का तैयारी तो आपको करवा ही देंगे, और ईमानदारी से टेस्ट आप दे ही दीजिएगा, है ना। हम 5 को जो है कोशिश कर रहे हैं टेस्ट सीरीज जो है PDF वो भी आप लोग को दे दे, पूरा मॉडल पेपर अपना से बना करके 5 को, जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर पाए। ठीक है, बाकी लव यू ऑल, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।